पार्ट फर्स्ट। रफ्तार करो कम कि बचेंगे तो मिलेंगे, रफ्तार करो कम कि बचेंगे तो मिलेंगे, अगर गुलशन ना रहा तो कहाँ फूल खिलेंगे। वीरानगी में रह के खुद से भी मिलेंगे, वीरानगी में रह के खुद से भी मिलेंगे, अगर रह गए सलामत तो गुल खुशियों के खिलेंगे। अब वक्त आ गया है कायनात का सोचो, अब वक्त आ गया है कायनात का सोचो, अगर ये रूठ गई तो ये मौके फिर से ना मिलेंगे। जो हो रहा है समझो क्यों हो रहा है, कुदरत के बदन को और कितना छीलेंगे। जो हो रहा है समझो क्यों हो रहा है, कुदरत के बदन को और कितना छीलेंगे। अभी वक्त है कहीं देर ना हो जाए, अभी वक्त है कहीं देर ना हो जाए, कुदरत को दिए जो जख्म वो हम कैसे सिलेंगे, कुदरत को दिए जो जख्म वो हम कैसे सिलेंगे। है कोई तो जिसने जहां हिला के रख दिया, है कोई तो जिसने जहां हिला के रख दिया, लगता था कि हमारे बिन पत्ते ना हिलेंगे। है कोई तो जिसने जहां हिला के रख दिया, लगता था कि हमारे बिन पत्ते ना हिलेंगे। अभी वक्त है झांको दिलों के अंदर क्या करना है सोचो, झांको दिलों के अंदर क्या करना है सोचो, वरना खाक में जाके हम सब मिलेंगे, वरना खाक में जाके हम सब मिलेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ऋतुराज पारिक और आप सबका हमारे अपने YouTube चैनल सुपर आरपी इंग्लिश पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, अब तक हमने इंग्लिश के कई टॉपिक का डिस्कस किया है। आज मैं आपके सामने एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूं और एक ऐसी क्लास, क्या विशेष है बात करते हैं थोड़ी सी। आज की जो क्लास होगी वो वॉइस की और वॉइस की मैराथन क्लास होगी। मैराथन मीन्स पूरी लंबी क्लास चलेगी, दो पार्ट में। एक फर्स्ट पार्ट है ये, उसके बाद आगे सेकंड पार्ट बनेगा। दो पार्ट में मैं आपको कंप्लीट वॉइस करवाऊंगा। वॉइस का एक भी कंसेप्ट, एक भी क्वेश्चन, एक भी लॉजिक इन दो क्लासों के अलावा कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। मैं पूर्णतः कोशिश करूंगा कि सब कुछ कवर किया जाए। ये मैराथन क्लास है। क्लास मैराथन क्लास मीन्स थोड़ी लंबी क्लास चलेगी। आप इसको ध्यान से देखें, ध्यान से समझें। और हमारा जो आज खूबसूरत सा टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है प्यारे दोस्तों वॉइस। तो समझो, ये वॉइस का पार्ट फर्स्ट है, VOICE वॉइस। नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने, है ना। वॉइस का अर्थ क्या होता है प्यारे दोस्तों? वाच्य। मैं आपको आज वॉइस के बारे में पढ़ाऊंगा। पूरी चीज़ें केवल एक इस वीडियो में और इससे आगे एक वीडियो रहेगा, दो वीडियो में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी वॉइस की। वॉइस का अर्थ होता है प्यारे दोस्तों वाच्य। वाच्य होता है ना कि वाक्य। जैसे हिंदी में वाच्य होते हैं ना, कर्तृवाच्य, क्रमवाच्य, भाववाच्य, उसी प्रकार से इंग्लिश में भी वाच्य होते हैं, यानी वॉइस होते हैं। बात की जाए, वॉइस अंग्रेजी में दो प्रकार के होते हैं। मैं आपको समझाऊंगा सारी बातें, ध्यान से समझें। वॉइस अंग्रेजी में दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट वन इज एक्टिव वॉइस एंड द सेकंड वन इज पैसिव वॉइस। ठीक है। अब एक बात थोड़ी सी, वॉइस का मीनिंग क्या होता है, वॉइस होता क्या है, उस बात को समझते हैं। वॉइस की डेफिनेशन होती है स्टाइल ऑफ स्पीकिंग, बोलने की कला, बोलने का तरीका। नेक्स्ट एक परिभाषा और होती है द वे ऑफ एक्सप्रेसिंग ए वर्ब, द वे ऑफ एक्सप्रेसिंग ए वर्ब। यानी कि मैं आपको समझाऊँ, इसको पूरा हिंदी में बताऊंगा। देखो, इसकी दो परिभाषाएं होती हैं। पहला है स्टाइल ऑफ स्पीकिंग, स्टाइल ऑफ स्पीकिंग इज कॉल्ड वॉइस। एक परिभाषा है द वे ऑफ एक्सप्रेसिंग ए वर्ब, द वे ऑफ एक्सप्रेसिंग ए वर्ब। यानी कि पहला तो स्टाइल ऑफ स्पीकिंग आपको समझ में आ गया। द वे ऑफ एक्सप्रेसिंग ए वर्ब मीन्स वर्ब, क्रिया, काम जो होता है उसको एक्सप्रेस करने का तरीका। दो तरीके से हम बातों को बोल सकते हैं। एक तो हम एक्टिव वॉइस में बोल सकते हैं, एक हम पैसिव वॉइस में बोल सकते हैं। ठीक है, ध्यान से समझते हैं अपनी आगे बातों को। एक्टिव वॉइस का अर्थ होता है दोस्तों कर्तृवाच्य। मैं एकदम बेसिक से, एकदम जीरो लेवल से इस टॉपिक को करवा रहा हूँ और धीरे धीरे हम आगे इसके एडवांस लेवल पे जाएंगे। कर्तृवाच्य और पैसिव वॉइस का अर्थ होता है प्यारे दोस्तों क्रमवाच्य। अगर इतना हमने देखा है, इसमें हमारे एक नाम आया कर्ता। ठीक है,
और कर्ता को अंग्रेजी में बोलते हैं प्यारे दोस्तों, या तो सब्जेक्ट बोल सकते हैं या फिर डूअर बोल सकते हैं। ठीक है, इसमें नाम आया है प्यारे दोस्तों कर्म, और कर्म को हम अंग्रेजी में बोलते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है, कर्ता और कर्म यानी कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, क्या फ़र्क है, क्या बातें हैं, मैं थोड़ी सी बता देता हूँ। इसमें हमेशा एक्टिव वॉइस का जो वाक्य होगा, इसमें हमेशा सब्जेक्ट को महत्व दिया जाएगा और इसमें ऑब्जेक्ट को महत्व दिया जाएगा। ऑब्जेक्ट को महत्व दिया जाएगा या फिर जो काम हो रहा है यानी कि जो क्रिया हो रही है उसको महत्व दिया जाएगा। क्रिया ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्या बातें समझे? एक्टिव वॉइस में वाक्य का सब्जेक्ट जो होता है दैट इज इंपॉर्टेंट, एंड पैसिव वॉइस में वाक्य का जो ऑब्जेक्ट या फिर वाक्य का जो काम होता है, कोई किसी सेंटेंस में कोई क्रिया हो रही है, वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। एक बात देखते हैं, धीरे धीरे इस बातों को समझना चालू करेंगे। क्या एक्टिव वॉइस अकेला काफ़ी नहीं है बातों को बोलने के लिए, जो हमें पैसिव वॉइस बनाना पड़ा? इंग्लिश के ग्रामरियन ने पैसिव वॉइस बनाया है। दो बातें अलग अलग मैं बातें बोल रहा हूँ, दो अलग अलग मैं सेंटेंस बोल रहा हूँ, गौर करना ध्यान से। आपने कभी मान लो आप मिष्ठान भंडार पे गए हो, है ना, और मिष्ठान भंडार पे आपने देखा होगा, वहाँ जाके वहाँ पे कुछ लिखा होता है और ऐसे लिखा देखा होगा आपने कि यहाँ पर देसी घी के रसगुल्ले बेचे जाते हैं, यहाँ पर देसी घी के रसगुल्ले बेचे जाते हैं। तो देखो ये नाम है, यहाँ पर देसी घी के रसगुल्ले बेचे जाते हैं। इस वाक्य को अगर गौर से देखा जाए, इसको कभी मैं ऐसे बोल सकता हूँ क्या कि मैं यहाँ पे देसी घी के रसगुल्ले बेचता हूँ, या फिर मैं प्रदीप कुमार यहाँ पे देसी घी के रसगुल्ले बेचता हूँ, ऐसा कोई बोल सकता हूँ? नहीं बोल सकता। क्यों? देखो यहाँ पे देसी घी के रसगुल्ले बेचे जाते हैं, इस वाक्य में कर्ता जो है उसको कोई प्रधानता नहीं दी गई है। कर्ता कौन है, क्या कर रहा है, किसी को कोई मतलब नहीं है। लेकिन मैं अगर ऐसे बोल दूँ ना कि मैं यहाँ पे ये काम करता हूँ, तो फिर वहाँ पे कर्ता को प्रधानता दे दी गई। यानी कि फिर बता रहा हूँ मैं, कुछ बातें होती हैं जिनको पैसिव वॉइस में बोलना ही पड़ता है। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट को प्रधानता नहीं दी जाती, काम को प्रधानता दी जाती है। काम क्या हो रहा है उसको प्रधानता दी जाती है। मैं एक सेंटेंस बोलूँ, लड़के ने अखबार बांटे, लड़के ने अखबार बांटे। अब एक बात बताओ, इस वाक्य में काम करने वाला कौन है? लड़का। शाबाश, लड़का काम करने वाला है, इसका मतलब इस वाक्य का क्या हो गया? सब्जेक्ट। यहाँ पे किसको महत्व दे दिया गया? सब्जेक्ट को। लड़के ने अखबार बांटे। ऐसे इस वाक्य को मैं ये बोलूँ कि अखबार बांटे गए, अखबार बांटे गए, यहाँ पे महत्व किसको दे दिया गया? काम को। जो सब्जेक्ट जो था, जो डूअर जो था वाक्य का, उसका कोई मतलब नहीं है। मैं ऐसे बोलूँ कि हलवाई ने स्वादिष्ट मिठाइयाँ बनाई, हलवाई ने स्वादिष्ट मिठाइयाँ बनाई। इस वाक्य में क्या काम हो रहा है? मिठाइयाँ बनाने का। किया किसने है? हलवाई ने। महत्व किसको दिया गया? हलवाई को। मीन्स ये एक्टिव वॉइस का वाक्य है। एंड यही मैं ऐसे बोलूँ कि स्वादिष्ट मिठाइयाँ बनाई गई, स्वादिष्ट मिठाइयाँ बनाई गई। यहाँ पे बनाने वाला कौन है पता नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे काम को महत्व दिया जा रहा है, और ये वाक्य हो गया पैसिव वॉइस में। बातें क्लियर होगी? एक दो सेंटेंस और बोलता हूँ आपके सामने, आप पहचानना जरा। मैं ऐसे बोलूँ, चपरासी ने कल शाम को 6 बजे ऑफिस बंद की। चपरासी ने कल शाम को 6 बजे ऑफिस बंद की। ये वाक्य एक्टिव वॉइस है, ये पैसिव वॉइस? शाबाश, एक्टिव वॉइस है। और मैं ऐसे बोलूँ, कल रात 6 बजे ऑफिस बंद की गई। ये पैसिव वॉइस है। यहाँ पे काम को महत्व दिया गया है। करने वाला कौन है, बंद करने वाला कौन है पता नहीं। एक सेंटेंस और बोल रहा हूँ आपके सामने, पुलिस ने चोर को गिरफ्तार किया, पुलिस ने चोर को गिरफ्तार किया। अब बताओ ये वाक्य एक्टिव है या पैसिव है? बिल्कुल एक्टिव है, क्योंकि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है ना वो एक्टिव है। ठीक है, पुलिस है यहाँ का सब्जेक्ट। और मैं ऐसे बोलूँ, चोर को गिरफ्तार किया गया, बिल्कुल ये कैसा है? पैसिव। पॉइंट क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखो। एक्टिव वॉइस में क्या होता है? कर्ता को प्रधानता दी जाती है, और पैसिव वॉइस में किसको प्रधानता दी जाती है? क्रिया को या फिर ऑब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर इसका एक्टिव का अर्थ होता है सक्रिय और पैसिव का अर्थ होता है निष्क्रिय, ये भी पूछा जाता है। एक्टिव का एंटोनिम होता है पैसिव। ठीक है, अब अगर बातें की जाए, यानी कि मैं ऐसे बोलूँ कि एक्टिव वॉइस की स्ट्रक्चर क्या होती है? एक्टिव वॉइस की स्ट्रक्चर होती है, जैसे मैं बोलूँ कि राम
डिस्ट्रीब्यूटेड द न्यूज़पेपर्स, राम डिस्ट्रीब्यूटेड द न्यूज़पेपर। यहाँ पे राम क्या है हमारे वाक्य का सब्जेक्ट, डिस्ट्रीब्यूटेड क्या है हमारे वाक्य के प्यारे बच्चों वर्ब, ठीक है, एंड दी न्यूज़पेपर ये क्या है हमारे वाक्य का ऑब्जेक्ट। अब आगे देखते हैं, इसी वाक्य का पैसिव वॉइस बनेगा कि दी, कैसे बनेगा वो तो आपको आगे समझ में आएगा, पहले इतना देख लो। दी न्यूज़पेपर्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड बाय राम, न्यूज़पेपर्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड बाय राम। यहाँ पे दी न्यूज़पेपर क्या हुआ, एक्टिव वॉइस का, ये एक्टिव वॉइस में है सेंटेंस और ये किस में है पैसिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट था ना वो यहाँ पे क्या बन गया हमारा सब्जेक्ट बन गया, एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट था वो क्या बन गया हमारा सब्जेक्ट, ठीक है। और ये हेल्पिंग वर्ब जो थी ना डिस्ट्रीब्यूटेड यहाँ पे वर्ब, इसको मैंने बदल के कुछ अलग तरीके से लिख दिया, ये आपको आगे समझ में आएगा। और ये जो इस वाक्य का जो सब्जेक्ट था ना वो यहाँ पे बाई लगाकर सब्जेक्ट को यहाँ ले आए, ये पैसिव वॉइस की स्ट्रक्चर है। बातें क्लियर हो गई। तो हमने क्या सीखा है, एक्टिव वॉइस में हमेशा सब्जेक्ट जो है वो वाक्य की शुरुआत में रहता है और पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट कहाँ चला जाता है वाक्य के अंत में। पॉइंट क्लियर। अब मैं आपको कुछ स्ट्रक्चर लिख के बताता हूँ इसके, क्या इसको मिटा दिया जाए इतनी चीज़ों को, अपनी कॉपी में एक बार नोट करो। आगे इसको और देखते हैं, ठीक है। देखो वाक्य की बेसिक वाक्य की स्ट्रक्चर क्या होती है, वाक्य में सबसे पहले क्या आता है प्यारे दोस्तों सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद मैन वर्ब और मैन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये तो एक एक्टिव वाक्य की स्ट्रक्चर होती है। जैसे हम इसको पैसिव वॉइस में बदलते हैं, ये जो ऑब्जेक्ट है ना ये यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में आ जाता है, ये जो ऑब्जेक्ट था ये यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में आ गया। ये जो हेल्पिंग वर्ब जो थी ये, इसको मैं एक नाम दे रहा हूँ एक बार, चेंज्ड हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, यानी थोड़ी सी बदल जाती है। प्लस मैन वर्ब की हमेशा पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म लगती है, आगे बताएंगे, अभी इतना सुन लो। मैन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है, यानी कि, और ये जो सब्जेक्ट था ये कहाँ बनेगा पैसिव वॉइस में वाक्य का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। उससे पहले एक प्रीपोजिशन लग जाएगी, ठीक है। वो प्रीपोजिशन कौन सी लगती है, बेसिकली यहाँ पे बाई प्रीपोजिशन लगती है, लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि पैसिव वॉइस में हर बार बाई लगे, कुछ और भी लग सकता है, ठीक है। और बाई के बाद ये बचा हुआ जो सब्जेक्ट था वो यहाँ पे आ जाता है। और अब हम इस सब्जेक्ट को सब्जेक्ट के नाम से नहीं बल्कि एजेंट के नाम से जानते हैं। देखो ध्यान से, बस इतना ही है, ये जो सब्जेक्ट है ये पैसिव वॉइस में वाक्य का एजेंट बन जाता है, यानी कि ऑब्जेक्ट बन जाता है। और ये जो ऑब्जेक्ट था ये इसमें क्या बन जाता है, यहाँ पे सब्जेक्ट बन जाता है। और हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब जो थी ना ये वाला पार्ट, ठीक है, ये कुछ रूल्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग ये चेंज होता है। और जैसे हम इसके सब्जेक्ट को इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना तब यहाँ पे क्या लिख देते हैं, ये प्रीपोजिशन लगा देते हैं। पॉइंट क्लियर हो गया, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ये जो ऑब्जेक्ट है ना अब ये ऑब्जेक्ट नहीं है, इस वाक्य का क्या बन गया, अभी ये सब्जेक्ट बन गया, ठीक है। और ये जो सब्जेक्ट था ना वो इस वाक्य का क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया। ये वाला सब्जेक्ट यहाँ लेके आए हैं। बातें क्लियर हो गई। अभी मैंने बताया था ना राम वाला, तो बाई राम यानी कि बाई सब्जेक्ट। पॉइंट क्लियर। अब हम एक बार सीखें इतनी बातों से, इतनी चीज़ों को एक बार अपनी कॉपी में नोट करो। टेक योर टाइम प्लीज। प्यारे दोस्तों, अब इतनी बातें करने के बाद हमारे दिमाग में एक बात आई है कि एक्टिव वॉइस में हमेशा वाक्य की जो स्ट्रक्चर, वाक्य का जो सब्जेक्ट होता है वो इम्पोर्टेंट होता है और पैसिव वॉइस में वाक्य का सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट नहीं होता है। मैं ऐसे बोलूँ कि आपको फेल कर दिया गया, आपको फेल कर दिया गया, ये वाक्य एक्टिव वॉइस में या पैसिव वॉइस में, बताओ। आपको फेल कर दिया गया, सोच रहे हो। अच्छा मैं बताऊं, ये वाक्य जो है ये पैसिव वॉइस में है। और क्यों है, आपको फेल कर दिया गया, फेल होने वाले आप हो, लेकिन क्या फेल करने वाले आप हो, काम क्या हो रहा है फेल करने का, फेल करने वाले आप नहीं हो, इसका मतलब सब्जेक्ट तो कोई और है, उसका तो पता ही नहीं चल रहा है ना। तो ये वाक्य पैसिव वॉइस में है, यहाँ पे काम को महत्व दिया जा रहा है ना कि काम को करने वाले को। जैसे मैं बोलूँ कि विराट कोहली को इंडियन टीम का कैप्टन चुना गया, विराट कोहली को इंडियन टीम का कैप्टन चुना गया। अब एक बात, तो ये वाक्य बताओ एक्टिव है या पैसिव है, बिल्कुल पैसिव वॉइस का वाक्य है। क्यों है, क्योंकि चुनने वाले का पता नहीं है। मैं ऐसे बोलूँ कि जो सिलेक्टर्स थे उन्होंने विराट कोहली को
इंडियन टीम का कैप्टन चुना, तब आपको पता चल रहा है कि ये वाक्य एक्टिव में आ गया, क्योंकि काम को करने वाले का पता चल गया हमें। ठीक है, आगे बढ़े। अब हमारे क्वेश्चन कैसे आते हैं उनका जिक्र कर लेते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं? एग्जाम में प्यारे बच्चों क्वेश्चन आते हैं एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करना एंड पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में चेंज करना। एक्टिव से पैसिव में आ सकता है एंड पैसिव से एक्टिव में आ सकता है। और इस प्रकार की जो कंडीशन होती है उन्हें अंग्रेजी में बोलते हैं प्यारे बच्चों वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का क्या अर्थ होता है? एक दूसरे का उल्टा, एक दूसरे का उल्टा जो होता है दैट इज कॉल्ड वाइस वर्सा। एक्टिव से पैसिव, पैसिव से एक्टिव, ये ट्रांसफॉर्म करना आता है हमारे। क्या करना आता है? ट्रांसफॉर्म, TRANSFORMATION, ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का अर्थ होता है प्यारे बच्चों रूपांतरण, यानी कि रूप में क्या कर देना, थोड़ा सा बदलाव ला देना, रूप में बदलाव कर देना। ठीक है, अच्छा होता वही है लेकिन रूप में बदलाव कर देते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन की अगर परिभाषा देखें तो क्या कर, देखो इसकी परिभाषा है चेंज इन द स्ट्रक्चर, चेंज इन द स्ट्रक्चर विदाउट चेंजिंग, चेंज इन द स्ट्रक्चर विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। ध्यान से देखो मेरी बात को, चेंज इन द स्ट्रक्चर, एक्टिव से पैसिव में जब बदलते हैं, चेंज इन द स्ट्रक्चर यानी कि स्ट्रक्चर में बदलाव कर देना, बनाउट में बदलाव कर देना। बनाउट स्ट्रक्चर तो क्या होती है? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं, हेल्पिंग वर्ब को भी चेंज कर देते हैं, है ना। लेकिन विदाउट चेंजिंग द मीनिंग, लेकिन वाक्य का जो मीनिंग है, जो अर्थ है, वो चेंज नहीं होना चाहिए। देखो इस प्रकार से ट्रांसफॉर्मेशन कई प्रकार के वाक्यों का आता है हमारे सामने, जिसमें ऐसे बोलूँ कि एक्टिव से पैसिव में चेंज करना आता है, पैसिव से एक्टिव में आता है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में आता है, इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में आता है, कंपेरेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री में आता है, पॉजिटिव से सुपरलेटिव में आता है, सुपरलेटिव से कंपेरेटिव में आता है। यानी कि इस प्रकार से ट्रांसफॉर्मेशन होते रहते हैं। जैसे मैं बोलूँ कि भाई कोई भी राजा इतना बहादुर नहीं था जितना कि महाराणा प्रताप थे, कोई भी राजा इतना बहादुर नहीं था जितना महाराणा प्रताप थे। इसी वाक्य को अगर मैं बदल के बोलूँ तो मैं इसे भी बोल सकता हूँ कि महाराणा प्रताप सबसे बहादुर राजा थे। समझ में आ रही है बातें? कोई भी राजा इतना बहादुर नहीं था जितना महाराणा प्रताप थे, मीन्स महाराणा प्रताप सबसे बहादुर राजा थे। मैंने स्ट्रक्चर में बदलाव कर दिया लेकिन मीनिंग वही का वही पड़ा है। पॉइंट क्लियर? अब इसको देखते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन इस प्रकार से होता है कि चेंज इन द स्ट्रक्चर विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है और पैसिव से एक्टिव में चेंज करना है, बट मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, वाक्य का अर्थ चेंज नहीं होना चाहिए। जब इतनी बातें हमने सीखी हैं तो हमारे एक बात समझ में आई है, इसको मिटा दूं मैं इतनी चीज़ों को? ठीक है, हमारे एक बात समझ में आ गई प्यारे बच्चों कि सबसे पहले हमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की पहचान करना बहुत जरूरी होता है। वाक्य में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कैसे पहचान कर सकते हैं, उसकी पहचान, उसकी आइडेंटिफिकेशन पता होना चाहिए। तो हमारी हेडिंग लगा रहा हूं मैं कि हाउ टू आइडेंटिफाई ए सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इन ए सेंटेंस। ध्यान से बातों को सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो बच्चे अंग्रेजी को जिसने सीखना चालू किया है या फिर अंग्रेजी में जिनकी गलतियां होती हैं थोड़ी बहुत, वो इस चीज़ को बड़े एकदम अटेंशन के साथ समझेगा, बहुत ध्यान से समझेगा। क्योंकि जब तक हमें वाक्य में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का पहचान करना नहीं आएगा, अच्छा आपको नॉर्मल सा लग रहा होगा कि क्या ऑब्जेक्ट ऐसे होता है, सब्जेक्ट ऐसे होता है, लेकिन बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत रिलेवेंट बातें हैं, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। छोटी होती तो बताता ही नहीं। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की पहचान करना सीखेंगे तभी तो हम एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव में आएंगे। क्योंकि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। जब पता ही नहीं होगा तो क्या बनाएंगे? ध्यान से देखो, हाउ टू आइडेंटिफाई ए सब्जेक्ट और ए ऑब्जेक्ट। मैं एक बेसिक वाक्य की अगर स्ट्रक्चर लिखूं प्यारे बच्चों, तो मुझे समझ में आ रहा है कि वाक्य में सबसे पहले क्या आता है? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब और मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। अब ध्यान से देखो, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, ये जो किसी भी वाक्य में जो सब्जेक्ट होता है ना, ये केवल दो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं अंग्रेजी में, फर्स्ट नाउन एंड सेकंड प्रोनाउन। बस नाउन और प्रोनाउन ही सब्जेक्ट बन सकते हैं। वैसे ही अगर देखा जाए तो ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो भी सेम, या तो नाउन ऑब्जेक्ट बन सकता है या क्या बन सकता है? प्रोनाउन। इसके अलावा एडजेक्टिव, एडवर्ब वो कभी भी सब्जेक्ट नहीं बन सकते।
या ऑब्जेक्ट भी नहीं बन सकते, नाउन और प्रोनाउन। अगर थोड़ा सा जिक्र किया जाए तो आप सबको पता है कि नाउन क्या होता है। नाउन सबको पता है नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड क्या कहलाता है? नाउन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल रवि, फॉर एग्जाम्पल चेयर, फॉर एग्जाम्पल श्याम, फॉर एग्जाम्पल पेन, है ना। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे एग्जाम्पल, कुछ भी, जैसे मैं बोलूँ ब्रेवरी, BRAVERY ब्रेवरी, जैसे मैं बोलूँ ऑनेस्टी, ये सब क्या है? नाम है। ब्रेवरी बहादुरी, ऑनेस्टी ईमानदारी, ये भाववाचक संज्ञा है सारी, ठीक है। ये तो नेमिंग वर्ड आ गए और ये क्या हो गई? नाउन हो गई। प्रोनाउन की बात अलग है। वैसे ही नाउन और प्रोनाउन ये इस तरीके से ऑब्जेक्ट के रूप में आते हैं। तो नाउन हम सबके समझ में आई हुई है, हमें अब क्या समझना है? प्रोनाउन को। बातें क्लियर करें, प्रोनाउन को समझते हैं। इस चीज़ को मिटा दूं मैं, किसी भी वाक्य के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में केवल दो ही पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। फर्स्ट नाउन होता है और सेकंड प्रोनाउन होता है, जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में आ सकते हैं, ठीक है। अब मैं एक छोटी सी बात बता रहा हूँ आपको प्रोनाउन के बारे में, ठीक है। प्रोनाउन की एक टेबल होती है, प्रोनाउन टेबल लिख देता हूँ मैं, इसकी हेडिंग लगा देता हूँ प्रोनाउन टेबल। इसमें 3 केस होते हैं प्यारे बच्चों। पहला होता है सब्जेक्टिव, दूसरा होता है पजेसिव एंड तीसरा होता है ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव, पजेसिव एंड ऑब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस, इसको केस बोला जाता है, ठीक है। अगर सब्जेक्टिव केस की बात की जाए, सबसे पहले आएगा इसमें आई। आई का पजेसिव क्या होता है? माई एंड ऑब्जेक्टिव मी। वी, आवर, अस, ये नरेशन में भी काम आएगी हमारी। यू, योर एंड यू। ही, हिज एंड हिम। सी, हर और हर। इट, इट्स और इट। दे, देयर एंड देम। दे, देयर एंड देम, ये प्रोनाउन की टेबल होती है। अब एक बात को समझो, मैंने क्या बोला था? सब्जेक्ट के रूप में या तो नाउन आ सकता है या प्रोनाउन आ सकता है। नाउन आएगी तो कोई दिक्कत नहीं है, बात प्रोनाउन की रही। अगर सब्जेक्ट के रूप में प्रोनाउन आए तो केवल सब्जेक्टिव केस वाले ही आएंगे, या आई आएगा, या वी आएगा, या यू आएगा, या ही, सी, इट, दे, इस प्रकार से आएंगे। पजेसिव, पजेसिव का अर्थ आप सबको पता है। पजेशन का अर्थ क्या होता है? अधिकार। जैसे मैं बोलूँ माई, मेरा, मेरा अधिकार। और हमारा, हमारा अधिकार। योर, तुम्हारा, मतलब कोई चीज़ तुम्हारी है। हिज, उसकी, मतलब उसका है। हर, इट्स एंड देयर। मी, ऑब्जेक्टिव केस है। अस, यू। अब एक बात को देखो, अगर ऑब्जेक्ट की जगह प्रोनाउन आए तो क्या आई आ सकता है कभी? बिल्कुल नहीं आ सकता। क्या आएगा? हमेशा मी। यानी ये सब्जेक्टिव केस है, ये पजेसिव केस है और ये ऑब्जेक्टिव केस है। इसके बाद प्रोनाउन के 3 पर्सन भी होते हैं, ठीक है। 3 पर्सन में अगर बात करें तो पहला होता है फर्स्ट पर्सन, और ये आई और वी वाली 2 लाइनें जो हैं ये किसके अंतर्गत आती हैं? फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत। सेकंड जो यू वाली लाइन है वो सेकंड पर्सन कहलाती है, और जो थर्ड, तीनों चारों लाइनें हैं वो कौन से पर्सन की होती हैं? थर्ड पर्सन। अब आगे देखो इस बात को, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन याद कैसे रखेंगे? आई, मैं, और वी, हम, ये हमारी या फिर मेरी बातें हो रही हैं। इसका मतलब हम अपने आप को फर्स्ट मानते हैं, है ना। हम स्पीकर हैं इस टाइम, स्पीकर, बोलने वाला स्पीकर कहलाता है, फर्स्ट पर्सन हो गया। सामने वाला तुम लिसनर हो गए, तुम सुनने वाले हो गए, इसका मतलब तुम सेकंड पर्सन हो गए। आई और वी वाली दोनों लाइनें, आई, माई, मी एंड वी, आवर, अस, दोनों लाइनें जो हैं वो फर्स्ट पर्सन होती हैं। यू वाली लाइन सेकंड पर्सन होती है, और तीसरे वो जिसके बारे में हम बात करते हैं, जैसे मैं बोलूँ वह, वे, है ना, ही, सी, दे, ये सारे जो हैं ये थर्ड पर्सन के अंतर्गत आती हैं। तो हमने क्या सीखा है? किसी भी प्रोनाउन के 3 केस होते हैं, सब्जेक्टिव, पजेसिव एंड ऑब्जेक्टिव, एंड 3 ही पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। पॉइंट क्लियर हो गए? आगे देखते हैं, ठीक है। ये वाली, अब इसमें अगर देखा जाए पजेशन का अर्थ अधिकार होता है, आप सबको पता है। इसके अगर देखा जाए तो इसके कोष्टक में एक नाम और आता है माइन, ओब्लिक में अवर का आता है अवर्स, योर का आता है प्यारे दोस्तों योर्स, हिज के ऑप्शन में
हिज ही आता है, हर के आ जाता है प्यारे दोस्तों हर्ष, इट्स के इट्स ही आता है, एंड देयर के देयर्स। ध्यान से देखो, एक तो आपने ये नाम सुना होगा इट्स, एंड एक ये सुना होगा इट्स, दोनों में अंतर है। ये हम फेसबुक में या कॉमन बोलचाल की भाषा में इसको यूज करते हैं। ये तो प्रोनाउन है इट्स, ठीक है, इसका अर्थ है ITS इसका, ठीक है, एंड ये एक प्रोनाउन है। और ITS ये ना अपोस्ट्रोफी एस वाला, ये है इट इज, इट इज। याद रखना, दोनों में बहुत मिस्टेक होती है हमारे और गलती भी हो जाती है, इसको याद रखना है। ये इट इज है नीचे वाला और वो है इट्स, ठीक है। तो आगे इसमें देखा जाए, हमने यहाँ पे जिक्र कर रहे थे हम कि माई के ओब्लिक में माइन आता है, अवर के अवर्स आता है, योर का योर्स, हिज का हिज, हर हर्स, इट्स इट्स, एंड देयर देयर्स, है ना। अब एक बात और बता देता हूँ मैं, है ना। यहाँ तक हमने ये सीखा है प्यारे दोस्तों कि किसी भी प्रोनाउन के 3 केस होते हैं, सब्जेक्टिव, पजेसिव एंड ऑब्जेक्टिव, और 3 ही पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। 3 प्रकार के पर्सन होते हैं। अगर इसमें थोड़ा सा और जिक्र किया जाए तो माई, माइन, ये जो बातें हैं ये मैं आपको प्रोनाउन के टॉपिक में करवाऊंगा एकदम डीपली जाके, ठीक है। लेकिन अभी के लिए आप इतना समझ लो कि ये इसके ओब्लिक में होते हैं। अगर थोड़ा सा और कंसेप्ट समझा जाए तो इस माई को बोलते हैं पजेसिव एडजेक्टिव, इसको बोलते हैं पजेसिव प्रोनाउन। क्यों होता है, क्या होता है, वो तो बातें आगे की हैं। अभी हमारे केवल ये सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव वाली लाइन काम आनी है। तो ये हमने सीखा है अभी तक। आप एक बार अपनी कॉपी में से नोट कर लो, टेक योर टाइम प्लीज। तो दोस्तों ये हमारी प्रोनाउन की टेबल थी, ठीक है। अब हम दोबारा आगे बढ़ते हैं कि हाउ टू आइडेंटिफाई ए सब्जेक्ट एंड एन ऑब्जेक्ट। ए सब्जेक्ट एंड एन ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की पहचान कैसे की जाए। पहली बात तो हमने ये सीख ली कि 2 केस, या तो नाउन या फिर प्रोनाउन, ठीक है, और यही सेम किस में, ऑब्जेक्ट में, यही इसका काम करते हैं। या तो प्यारे दोस्तों नाउन या फिर प्रोनाउन इसका काम करते हैं। आगे और देखते हैं, सब्जेक्ट का पता करने के लिए हमें वाक्य में पता करना होता है एक WH वर्ड है हु, ठीक है, और हु का अर्थ क्या होता है, कौन, ठीक है। इसका जवाब मांगना पड़ता है हमें वाक्य से, हु का, WHO हु। जब जो शब्द है हु का जवाब देगा ना, WHO हु का, वो शब्द हमेशा सब्जेक्ट होगा। और ऑब्जेक्ट की पहचान करने के लिए हमें 2 शब्दों का जवाब मांगना पड़ेगा। एक तो है वॉट, WHAT वॉट, और एक है WHOM होम, वॉट और होम। वॉट का अर्थ होता है दोस्तों क्या, एंड होम का अर्थ क्या होता है, किसे। इन दोनों का जवाब अगर कोई भी शब्द दे दे, किसी एक का भी, तो वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, जैसे मैं बोलूं आई एम रनिंग वेरी फास्ट, एंड एक एग्जाम्पल लिखूं मैं, आई एम रनिंग एन इंस्टीट्यूट, ठीक है। अगर और वाक्य लिखा जाए थोड़ा सा, मैं बोलूं सी इज फ्लाइंग इन दी स्काई, एक ऐसे लिखूं प्यारे दोस्तों, सी इज फ्लाइंग काइट्स इन दी स्काई। अब देखो इतनी चीजों को आप एक बार गौर से देख लो। पहला वाक्य देखते हैं, आई एम रनिंग वेरी फास्ट। आई, कौन तेज दौड़ रहा है, हु का जवाब देखो कौन दे रहा है, आई। इसका मतलब आई क्या हो गया हमारे वाक्य का, सब्जेक्ट, ठीक है। एम रनिंग, ये तो वर्ब वाला पार्ट आ गया। वेरी फास्ट, बहुत तेज दौड़ रहा हूँ, मैं बहुत तेज दौड़ रहा हूँ। यहाँ पे इस वाक्य को गौर से देखो, वोट का और होम का कौन सा ऐसा शब्द है, क्या और किसे का जवाब दे रहे कोई सा शब्द, मुझे तो कोई शब्द नजर नहीं आया। अच्छा, कुछ बच्चे सोच रहे हैं वेरी फास्ट ये शब्द हो सकता है ना जी, वेरी फास्ट तो बोले कि मैं बहुत तेज दौड़ रहा हूँ, क्या दौड़ रहा हूँ और किसे, क्या और किसे, कैसे नहीं किसे, कोई शब्द नहीं जवाब दे रहा। इसका मतलब ये हो गया कि इस वाक्य में ऑब्जेक्ट है ही नहीं, इस वाक्य में ऑब्जेक्ट है ही नहीं। पॉइंट क्लियर हुआ। हाँ, धीरे धीरे और कंडीशन में बढ़ेंगे। आई एम रनिंग एन इंस्टीट्यूट, आई मैं एम रनिंग चला रहा हूँ, यहाँ रन का दौड़ना नहीं होगा, चलाना हो गया। फिर आई एम रनिंग एन इंस्टीट्यूट, मैं एक इंस्टीट्यूट चला रहा हूँ, क्या चला रहा हूँ, इंस्टीट्यूट। इसका मतलब क्या, इसने किसका जवाब दिया है, वोट क्या का, तो एन इंस्टीट्यूट क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया।
पॉइंट क्लियर हुआ। और जवाब किसका दिया इसने, क्या का। नेक्स्ट देखो, सी इज फ्लाइंग इन द स्काई, वह आकाश में उड़ रही है। सी इज फ्लाइंग इन द स्काई, मुझे कोई ऑब्जेक्ट नजर नहीं आ रहा है। सी तो वाक्य का सब्जेक्ट है, इज फ्लाइंग इन द स्काई, कई बच्चे इन द स्काई कोई भी ऑब्जेक्ट मान लेते हैं गलती से, ऐसा नहीं करना है हमें, ठीक है। इन द स्काई ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट वही होता है जो व्हाट और whom का जवाब दे, बस ये बात याद रखनी है। तो ये भी विदाउट ऑब्जेक्ट का आ गया। एंड सी इज फ्लाइंग काइट्स इन द स्काई, वह आसमान में पतंग उड़ा रही है। क्या उड़ा रही है, पतंग। तो काइट्स क्या हो गया मेरे वाक्य का ऑब्जेक्ट, ठीक है। इतनी बातें सीखने के बाद हमने ये सीखा है, जैसे एक सेंटेंस और लिखूँ, सी गैव मी, जैसे मैं एक लिख दूँ, सॉरी, सी टोल्ड मी, उसने मुझे बताया। उसने, ये जो सी क्या हो गया मेरे वाक्य का सब्जेक्ट, टोल्ड क्या हो गई वर्ब, एंड मी क्या हो गया ऑब्जेक्ट। मुझे, किसे बताया, किसे, मुझे, इसका जवाब दिया है ना इसने, ये क्या हो गया ऑब्जेक्ट हो गया। तो इतनी बातें सीखने से हमारी 2-3 बातें क्लियर हुई हैं प्यारे दोस्तों, कि सब्जेक्ट वाक्य में होता है जो हु का जवाब दे, और ऑब्जेक्ट वाक्य में होता है जो या तो व्हाट का जवाब दे या फिर whom का जवाब दे। बातें क्लियर हो गई। इन 2 शब्दों का जवाब देने वाला जो शब्द आएगा वो हमेशा ऑब्जेक्ट ही होगा। आगे चलें, एक बात और सीखी है हमने कि वाक्य में ऑब्जेक्ट हो भी सकता है और वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं भी हो सकता है। जैसे इस वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं है, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है। बातें क्लियर हो गई। तो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, इस कंडीशन का भी हम थोड़ा सा जिक्र करते हैं। आप इन चीज़ों को अपनी कॉपी में एक बार नोट करो। टेक योर टाइम प्लीज। तो दोस्तों इसको मैं मिटा रहा हूँ, आप अपनी कॉपी में इसको लिख लेना। अच्छा, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की पहचान करनी तो हमें आ गई कि कैसे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की पहचान होती है। आगे अगर थोड़ा सा बढ़े इसमें, तो हम देख रहे हैं, मैं आपको हेडिंग लगाऊं वर्ब की, ठीक है। वर्ब बेसिकली 2 टाइप की हो सकती है ना, क्रिया। कौन कौन सी, पहली होती है प्यारे दोस्तों ट्रांजिटिव वर्ब, और दूसरी होती है इनट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब एंड इनट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब का अर्थ होता है दोस्तों सहकर्मक क्रिया। ट्रांजिटिव वर्ब का अर्थ क्या होता है प्यारे दोस्तों, सहकर्मक क्रिया, यानी कि जिसमें कर्म हो, सहकर्मक क्रिया। वहीं अगर इनट्रांजिटिव का अर्थ देखा जाए प्यारे बच्चों, तो उसका अर्थ होता है अकर्मक क्रिया, यानी कि ऐसी क्रिया जिसमें क्रम है, दैट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव, एंड क्रम नहीं है, दैट इज कॉल्ड इनट्रांजिटिव। अक्रमक और सहक्रमक आपने हिंदी में भी देखा होगा, ठीक है। जिसमें सेंटेंस अभी मैंने लिखा ही था कुछ। आगे अगर देखा जाए, अक्रमक और सहक्रमक के छोटे छोटे 2 एग्जाम्पल बताए थे मैंने कि सी, अगर मैं इसमें ट्रांजिटिव में लिखूं तो मैं ये लिखूंगा सी इज रनिंग ए कोचिंग, सी इज रनिंग ए कोचिंग क्लास, सी इज रनिंग ए कोचिंग क्लास। एंड इसमें लिखूं तो सी इज रनिंग स्लोली, सी इज रनिंग स्लोली। प्यारे दोस्तों इस वाक्य में क्या देखा है हमने कि सी हमारे वाक्य का सब्जेक्ट हो गया, इज क्या हो गई, हेल्पिंग वर्ब हो गई, रनिंग क्या हो गई, मैन वर्ब हो गई। लेकिन एक कोचिंग क्लास क्या चला रही है, वो एक कोचिंग क्लास चला रही है। इसका मतलब इसने जवाब किसका दिया है, वोट का, और वोट का जवाब देने वाला हमेशा क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट कहलाता है। मैं फिर बता रहा हूँ, जिस शब्द से हु का जवाब मिले वो हमेशा सब्जेक्ट होता है, जिस शब्द से वोट का या फिर होम का जवाब मिले वो हमेशा ऑब्जेक्ट होता है। बस 2 बातें याद रख लो, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारे वाक्य का ऑब्जेक्ट। लेकिन इसमें देखें, सी क्या है, सब्जेक्ट, इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब, रनिंग क्या है, मैन वर्ब, एंड स्लोली क्या है, एड वर्ब है स्लोली, ठीक है। ऑब्जेक्ट नहीं है कहीं पे भी, स्लोली एड वर्ब है, ऑब्जेक्ट नहीं है। बातें क्लियर हो गई, आगे चलें, ठीक है। अब अगर थोड़ा सा इसमें और डीप में जाए हम, तो ट्रांजिटिव जो वर्ब है इसको मिटा दूं मैं, या डायरेक्ट यहाँ पे लिख देता हूँ। ट्रांजिटिव जो वर्ब है ये 2 प्रकार की हो सकती है। एक तो हो सकती है प्यारे दोस्तों डाई ट्रांजिटिव, और एक हो सकती है प्यारे दोस्तों मोनो ट्रांजिटिव। डाई ट्रांजिटिव एंड मोनो ट्रांजिटिव। डाई ट्रांजिटिव का अर्थ क्या होता है प्यारे बच्चों, द्विकर्मक, एंड मोनो ट्रांजिटिव का अर्थ क्या होता है, एक कर्मक। ये तो मैं सारी बातें बता रहा हूँ ना, ये सब रिलेवेंट बातें हैं और आपके काम आएंगी, ठीक है। आगे वॉइस इससे बनेंगे, काम आएंगे आपके, है ना, रिलेवेंट है तभी बता रहा हूँ मैं। डाई ट्रांजिटिव में द्विकर्मक, ऐसा भी तो हो सकता है कि 2 क्रम हो, ऐसा भी हो सकता है कि 1 क्रम हो। अगर क्रम है ही नहीं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको छोड़ दिया हमने। यहाँ की बात है, जैसे मैं सेंटेंस लिखूँ, सी गैव
मी ए पेन। एक सेंटेंस और लिख दूँ, ही टोल्ड मी ए स्टोरी। एक सेंटेंस और लिख दूँ, सी टीचेज अस इंग्लिश। सी टीचेज अस इंग्लिश। इन दो वाक्यों को अगर हम गौर से देखें, तीन वाक्यों को, सी क्या है? सब्जेक्ट, गैव वर्ब, मी ए पेन, उसने मुझे एक पेन दिया, उसने मुझे एक पेन दिया। क्या दिया? एक पेन, ऑब्जेक्ट हो गया। किसे दिया? मुझे, ये भी क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। इसका मतलब इसमें दो ऑब्जेक्ट आ गए, ये डबल ऑब्जेक्ट का सेंटेंस है। ही टोल्ड मी ए स्टोरी, उसने मुझे एक कहानी बताई। क्या बताई? एक कहानी, ऑब्जेक्ट हो गया। किसे बताई? मुझे बताई, मीन्स ये भी क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। क्या और किसे, दोनों का जवाब दे रहा है ये। सी टीचेज अस इंग्लिश, वह हमें अंग्रेजी पढ़ाता है, पढ़ाती है। क्या पढ़ाती है? अंग्रेजी, एक ऑब्जेक्ट। किसे पढ़ाती है? हमें, ये एक और ऑब्जेक्ट। पॉइंट क्लियर? डबल ऑब्जेक्ट के सेंटेंस हो गए। मोनो ट्रांजिटिव यानी कि एक ट्रांजिटिव, एक ही क्रम वाले सेंटेंस को आपको बहुत सारे, जैसे ये वाला सेंटेंस है ना, हमने देखा ही था। जैसे मैं बोलूँ सी इज राइटिंग ए लेटर, वह एक पत्र लिख रही है। क्या लिख रही है? एक पत्र। तो हमारे बातें क्लियर हुई हैं प्यारे बच्चों कि क्रम हो भी सकता है, क्रम नहीं भी हो सकता है। अगर क्रम हो तो एक क्रमक भी हो सकता है, दो क्रमक भी हो सकता है। यानी ट्रांजिटिव में डाई ट्रांजिटिव भी हो सकती है वर्ब, एंड मोनो ट्रांजिटिव भी हो सकती है। इतनी बातें सीखने के बाद हमें एक बात पता चला है कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते टाइम हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। लेकिन अगर वाक्य में ऑब्जेक्ट हो ही ना, अगर वाक्य में ऑब्जेक्ट हो ही ना, तो फिर सब्जेक्ट किसको बनाएंगे? हाँ जी, इसका मतलब ये हो गया कि पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमेशा सहकर्मक क्रिया होनी जरूरी है, वाक्य में क्रम का होना जरूरी है। कुछ एक कंडीशन ऐसी हैं, एक दो अपवाद टाइप के, जिसमें क्रम ना हो तो भी पैसिव वॉइस बन जाता है, उनका जिक्र हम आगे करेंगे। ठीक है, यहाँ तक केवल इतनी बातें याद रखो कि 95% उन वाक्यों का पैसिव वॉइस नहीं बनता है जिसमें क्रम नहीं होता है। क्रम भी दो प्रकार के हो सकते हैं, द्विक्रमक भी हो सकता है और एक क्रमक भी हो सकता है। पॉइंट क्लियर? आगे चलें, इसको यहाँ तक अपनी कॉपी में नोट करो। टेक योर टाइम प्लीज, मिटा दें इस चीज़ को। ठीक है दोस्तों, आगे अगर देखा जाए तो हमने यहाँ तक देखा है कि क्रम की अगर बात करें तो क्रम भी दो प्रकार के हो सकते हैं, है ना। ऑब्जेक्ट, ठीक है, बात की जाए अगर ऑब्जेक्ट की, तो ऑब्जेक्ट भी कितने प्रकार के हो सकते हैं? दो प्रकार के हो सकते हैं। एक तो वो जो जवाब किसका दें? वोट का, और एक वो जो जवाब किसका दें? होम का। वोट का अर्थ क्या होता है? क्या, और होम का अर्थ क्या होता है? किसे। ठीक है, जैसे वोट, जैसे मैं बोलूँ ए पेन, ठीक है, ए बुक, स्टोरी, चेयर, इंग्लिश, ये वोट के जवाब देने वाले आ गए। होम किसे, जैसे मैं बोलूँ मी, मुझे, जैसे मैं बोलूँ अस, हमें, जैसे मैं बोलूँ देम, उन्हें, जैसे मैं बोलूँ राम, यानी राम को। यानी कि हम क्या सीखे हैं, ऑब्जेक्ट दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो वोट का जवाब देने वाले, या फिर किसका जवाब देने वाले? होम का जवाब देने वाले। इन दोनों को कायदे से अंग्रेजी में दो नामों से जाना जाता है। अगर आपको याद रहे तो याद कर लेना, अदरवाइज नाम याद रखने की कोई खास जरूरत नहीं है। ठीक है, कायदे से नाम से जाना जाता है। ये जो वोट का जवाब देने वाले हैं, इनको बोला जाता है अंग्रेजी में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। वहीं अगर जो होम का जवाब देने वाले हैं, उनको बोला जाता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दो प्रकार के ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। पॉइंट क्लियर हो गया? तो हमने क्या सीखा है, वाक्य में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की पहचान करना। सब्जेक्ट कैसे पहचान की जाती है? हु के जवाब से, और ऑब्जेक्ट वोट या फिर होम के जवाब से। अच्छा, एक तो सेंटेंस पूछ लो, ठीक है। जैसे आप एक सेंटेंस बताओ कि सी इज लाफिंग वेरी लाउडली, सी इज लाफिंग वेरी लाउडली, वह बहुत जोर से हंस रही है। ऑब्जेक्ट बताओ। बिल्कुल शाबाश, कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि आपने अपने आप से प्रश्न किया व्हाट, क्या, क्या हंस रही है? पता नहीं। होम किसे हंस रही है? पता नहीं। मीन्स
ऑब्जेक्ट है ही नहीं, यानी कि ये जो वर्ब है लाफ, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, उसने मुझे एक किताब दी, उसने मुझे एक किताब दी। यहाँ पे बताओ, इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं, किसे दी, मुझे दी, क्या दी, किताब दी, दो ऑब्जेक्ट हो गए ना, यानी कि दो प्रकार से हो सकते हैं। तीसरा हमारा पॉइंट ये सीखा है हमने कि एक्टिव से पैसिव बनाते टाइम कर्म का होना यानी ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है। ऑब्जेक्ट नहीं है तो पैसिव वॉइस नहीं बन सकता है। आगे बढ़े अब, ठीक है, अब अपनी कॉपी में इतना नोट करो। मिटा दिया जाए, ठीक है। ये हमारी हेडिंग थी, हाउ टू आइडेंटिफाई ए सब्जेक्ट और एन ऑब्जेक्ट इन ए सेंटेंस। आगे हम देखते हैं एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करने के रूल्स, चेंज के रूल्स, RULES। एक्टिव से पैसिव में चेंज किया जाता है ना, तो रूल क्या क्या होते हैं। पहला, सबसे पहला इंपॉर्टेंट रूल है, वाक्य का जो सब्जेक्ट है वो क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट बन जाता है, और जो ऑब्जेक्ट है वो क्या बन जाता है, सब्जेक्ट। पॉइंट नंबर 2 है, जब हम सब्जेक्ट को जब ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो एक प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं प्यारे दोस्तों, एक प्रीपोजिशन का। और वो जो प्रीपोजिशन है वो बेसिकली बाई होती है, इसके अलावा बहुत सारी हो सकती हैं, बाई भी होती है, विद भी होती है, एट भी होती है, इन भी होती है, टू भी हो सकती है। ये आपने आज तक केवल बाई लगाया होगा, विद भी हो सकता है, टू भी हो सकता है, इन भी हो सकता है, एट भी हो सकता है ना। तो देखो अलग अलग हो सकती है, वीडियो में आगे देखोगे धीरे धीरे तो सारी बातें क्लियर होंगी कब क्या लगना है। ये प्रीपोजिशन लगती है, प्लस इसके साथ क्या लगता है, हमारा जो सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट बनता है ना वो लगता है। ठीक है, इसको कायदे से हम नाम से जानते हैं एजेंट। पॉइंट क्लियर, एक प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। पहला सबसे इंपॉर्टेंट रूल है प्यारे दोस्तों, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। इसको पहचान करना हमने सीख लिया कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का पहचान कैसे किया जाता है। कई बच्चे इन द स्कूल को, ऑन द ग्राउंड को, वेरी लाउडली को, इसको भी ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, तो ये तो गलत है। नेक्स्ट 3 नंबर जो रूल होता है वो याद रखो, पैसिव वॉइस में हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। पैसिव वॉइस में हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। आगे देखते हैं 4 नंबर, आई जो होता है अगर सब्जेक्ट के रूप में हो तो ऑब्जेक्ट रूप में क्या बन जाता है, मी। वेरी गुड। वी क्या बन जाता है, अस। यू क्या बन जाता है, यू। ये हमने कहाँ सीखा है, ये सब्जेक्टिव केस, और ये कौन से केस, ऑब्जेक्टिव। ये तो है सब्जेक्टिव और ये ऑब्जेक्टिव केस। यू बन जाता है। ही क्या बन जाता है दोस्तों, हिम। वेरी गुड। सी, शाबाश, क्या बन जाता है, हर। इट में ही रहता है, ठीक है। एंड दे, मैं यहाँ लिख रहा हूँ एक, दे किस में चला जाता है, डेम में, DHEM। ठीक है, एक बात और देख लो, ये जो केस है ना, ये इधर वाले, ये सब्जेक्टिव है, और ये कौन से केस हैं, ऑब्जेक्टिव केस हैं। क्योंकि भैया जब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो आई को आई तो लिख नहीं सकते ऑब्जेक्ट की जगह, आई की जगह हमें क्या लिखना पड़ेगा, मी लिखना पड़ेगा। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब एक रूल और है टेंस चेंज करने का तरीका, और सबसे इंपॉर्टेंट टेंस चेंज करने का तरीका, ठीक है, उसको देखते हैं। इतनी चीज़ें अपनी कॉपी में एक बार नोट कर लो आप, ठीक है। सबसे पहला रूल, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट प्रीपोजिशन लगाते हैं, केवल बाई लगाना जरूरी नहीं होता है, अलग अलग लगा सकते हैं। पैसिव वॉइस में हमेशा मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है बताना जरा, शाबाश, थर्ड फॉर्म। और आई मी में, वी अस में, यू में, इट में, ही हिम में, सी हर में, एंड दे देम में बदल जाता है। यानी सब्जेक्टिव केस का ऑब्जेक्टिव बना देते हैं और ऑब्जेक्टिव का सब्जेक्टिव बना देते हैं। पॉइंट क्लियर हो गया, आगे देखते हैं टेंस चेंज करने का तरीका। आपने आज तक इस बात को रटा है, पक्का रटा है कि एक्टिव से पैसिव में जाते टाइम टेंस को रट लो, बस इस प्रकार से चेंज होते हैं। आज मैं आपको पैसिव वॉइस की एक परिभाषा बताता हूँ अंग्रेजी में। देखो पैसिव वॉइस किसे कहते हैं, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बस पैसिव वॉइस यही है। बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, पैसिव वॉइस है। बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म याद रखो, केवल क्या, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर थोड़ा सा जिक्र किया जाए तो बी के बारे में हम बहुत सारी बातें हम पहले पढ़ चुके हैं। बी क्या होती है, बी एक फॉर्म होती है, बी की फर्स्ट फॉर्म होती है ना, वो कौन सी होती है, इज, आर,
एम, या तो इज आर एम होती है या फिर बी अपने आप में खुद भी क्या माना जाता है, फर्स्ट फॉर्म के रूप में यूज किया जाता है। सेकंड फॉर्म होती है वॉज एंड वर, एंड थर्ड फॉर्म होती है बीन, बी डबल ई एन। इज आर एम, वॉज वर एंड बीन, बस इतना याद रखो। बस एक केवल बी की फॉर्म से, और बी की फॉर्म के बाद कौन सी फॉर्म लगानी है हमें, वर्ब की थर्ड फॉर्म। हमें सारे टेंस चेंज करने हैं इसी के जरिए। बोलो रटोगे या समझोगे, बताओ। बिल्कुल समझना है। पहला टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। ये एक्टिव वॉइस में है और इधर हम चेंज किस में कर देंगे, पैसिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस से किस में ले जाएंगे हम, पैसिव वॉइस में। उधर वाली बातें मिटा दूं मैं एक बार के लिए, ठीक है। यानी कि ये बी की फॉर्म या तो इज आर एम या फिर खुद बी भी अपने आप में फर्स्ट फॉर्म के रूप में यूज की ली जाती है। और बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म इसको पढ़ा रहने दो, क्योंकि पैसिव वॉइस केवल इतनी सी बात है। अगर आपको कोई पूछे ना कि पैसिव वॉइस की एक शब्द में परिभाषा बताओ, तो आप क्या बोलोगे, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बस कंप्लीट इतने में, ठीक है। बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आगे देखें, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ध्यान से देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या यूज किया जाता है, या तो यूज की जाती है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या फिर फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या जोड़ दिया जाता है, एस या ई एस, ऐसा होता है ना। या फिर क्या लगता है, डू या डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बोलो ऐसा होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, या तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस, या फिर डू या डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एस या एस कब जोड़ा जाता है, जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो, ठीक है। अब इसको देखो किससे बदला जाए। ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना, बी की फर्स्ट फॉर्म बताओ क्या होती है, इज आर एम। बस जो मेन वर्ब होती है ना, जो दी हुई हमें मेन वर्ब होती है, बस वही फॉर्म बी की लगा दो। अगर फर्स्ट फॉर्म दी हुई है तो बी की फर्स्ट लगा दो, अगर सेकंड दी हुई है तो बी की सेकंड लगा दो, अगर थर्ड दी हुई है तो बी की थर्ड लगा दो, अगर आईएनजी दी हुई है तो बी की आईएनजी फॉर्म लगा दो, बस क्लियर टेंस बन जाएगा हमारा। रटना नहीं है। डू या डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये फर्स्ट फॉर्म है मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म। तो बी की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है प्यारे दोस्तों, इज आर या फिर एम प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म, बस बन गया टेंस, इज आर एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट देखते हैं। देखो अगर इसका मैं एक बेसिक स्ट्रक्चर एक बार आपको बना के बताऊं ना, तो एक्टिव वॉइस में स्ट्रक्चर क्या आती है, एक बार मैं यहाँ लिख रहा हूँ। एक्टिव वॉइस में स्ट्रक्चर क्या आती है, सबसे पहले वाक्य में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, या तो या फिर फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या जुड़ा होता है, एस या ई एस, या फिर क्या होता है, डू या डज, ये लगे होते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। एक्टिव वॉइस में ये स्ट्रक्चर आती है। जब हम इसको पैसिव वॉइस में बनाते हैं तो क्या करते हैं पता है, ये जो ऑब्जेक्ट है ना, इसको क्या बना लेते हैं, अब हमारा सब्जेक्ट बना लेते हैं, ठीक है। प्लस ये जो फॉर्म थी ना, इसको हमने बदल दिया किसमें, इज आर एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो यहाँ पे हम लिख देंगे इज आर एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस अब ये सब्जेक्ट जो है ये क्या बन जाएगा, हमारा ऑब्जेक्ट बन जाएगा। लेकिन उससे पहले एक प्रीपोजिशन का यूज होगा, कोई भी प्रीपोजिशन, लेकिन बेसिकली कौन सी, बाई एंड प्लस ऑब्जेक्ट, बस ये स्ट्रक्चर बनती है। एक टेंस की मैंने बना के बताइए, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, बस ऑब्जेक्ट से पहले एक बाई प्रीपोजिशन लग गई थी, ठीक है। अब ये हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब जो थी ना, वो इस तरीके से चेंज होंगी, बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है। पहला समझ में आया जी, ये वाली चीज़ें मिटा दूँ, ठीक है। अपनी कॉपी में इसको नोट कर लेना प्लीज। 2 नंबर टेंस कौन सा होता है भैया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। 2 नंबर टेंस कौन सा होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की स्ट्रक्चर क्या होती है, इज आर एम प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है ना, बस ऐसे कैसा रख दो, इज आर एम का इज आर एम रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। इज आर एम हमें किस में फेरबदल करनी है, किसको देख के लगाना है, केवल वर्ब की मेन वर्ब की फॉर्म को। यहाँ पे इज आर एम के बाद मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आई है, आईएनजी फॉर्म। बी की आईएनजी फॉर्म क्या होती है, बीइंग, बी की आईएनजी बीइंग हो गई, बीइंग, और बीइंग के बाद क्या लगती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वर्ब की कौन सी फॉर्म लगा दी, थर्ड फॉर्म। बस अभी तक आपने रट रखा होगा कि इज आर एम प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म अगर आए तो उसको हम बदलते हैं इज आर एम प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, है ना। लेकिन आज हमने सीखा है कि क्यों बदलते हैं बीइंग में, क्योंकि आईएनजी फॉर्म जो है ना, उसको मैनेज करने के लिए हम बी की आईएनजी फॉर्म वहाँ पे लगाते हैं। और पैसिव वॉइस की सिर्फ एक स्ट्रक्चर होती है, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। केवल इतना एक चीज़ अगर आपको पता होगी तो सारे के सारे टेंस आप खुद ब खुद बदल दोगे। 3 नंबर टेंस बताओ प्यारे दोस्तों, क्या कौन सा होता है।
3 नंबर टेंस होता है प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है साहब, प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये स्ट्रक्चर आती है। ये आपको रटना नहीं है, ये तो आपको दिया हुआ मिलेगा। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होगा, हैज और हैव को हैज और हैव पढ़ा रहने दो, हैज और हैव ऐसे कैसा पढ़ा रहने दो, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई ना। बी की थर्ड फॉर्म बताओ क्या होती है, अभी देखा था हमने, बीन प्लस, और बी की थर्ड फॉर्म के बाद कौन सी, बी की फॉर्म के बाद क्या लगता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो बेसिकली क्या लगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की अगर मैं बात करूं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैज बीन या फिर हैव बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। इसको देखो कैसे बदलते हैं हम, हैज बीन हैव बीन, हैज बीन हैव बीन, ऐसे कैसी पड़ी रहेंगी हमारी, हैज बीन या फिर हैव बीन। ठीक है, प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, बी की आईएनजी फॉर्म लगाओ, केवल मेन वर्ब को देख लीजिए, हेल्पिंग वर्ब जैसे है वैसे की वैसे रहने दो। वर्ब की आईएनजी फॉर्म, बी की आईएनजी फॉर्म क्या लगाई हमने, बीइंग। ठीक है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक बात को देखो यार, एक बात देखो, मुझे बताओ यहाँ पे क्या आ गया, बी की थर्ड फॉर्म, ये कौन सी फॉर्म है, बी की थर्ड फॉर्म। ये क्या है, बी की आईएनजी फॉर्म। बी की थर्ड फॉर्म और बी की आईएनजी फॉर्म क्या दोनों एक साथ आ सकती है क्या, ग्रामर के नियमों से तो नहीं आ सकती, कायदे से तो एक साथ नहीं आ सकती। जब एक साथ आ नहीं सकती तब हम इसको पैसिव वॉइस बनाएंगे कैसे, नहीं बना सकते। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, किताबों में लिखा होता है प्यारे दोस्तों कि ये क्या रहती है, हमेशा नो चेंज रहती है। किताबों में इस कारण लिखा होता है कि दो मेन वर्ब, एक थर्ड फॉर्म और एक आईएनजी फॉर्म, दोनों एक साथ आ गई। ये गलत है कि नहीं है, बिल्कुल गलत है। ठीक है, और एक साथ नहीं आनी चाहिए थी, इसीलिए इसको लिखा जाता है। इसीलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, प्रेजेंट परफेक्ट का, तीनों का बन गया, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या रहेगा, नो चेंज रहेगा, इसका पैसिव वॉइस बनाना आएगा ही नहीं। एक बार अपनी कॉपी में इतनी चीजें नोट कर लो, टेक योर टाइम प्लीज। नेक्स्ट हमारा 5 नंबर टेंस है, प्रेजेंट के हमने चारों कर लिए, नेक्स्ट 5 नंबर है हमारा पास्ट का, पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और पास्ट इंडेफिनिट की अगर बात करें, पास्ट इंडेफिनिट में क्या यूज किया जाता है, या तो मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, या फिर क्या यूज किया जाता है, डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये यूज किया जाता है, या तो मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म या फिर डिड प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब इसको देखो बी की फॉर्म के अकॉर्डिंग कैसे बदलते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म। बी की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वोज या वर, वोज या फिर वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। बस सिंपल सी बात है एकदम। 5 नंबर से आगे 6 नंबर, पास्ट इंडेफिनिट के बाद कौन सा आता है हमारा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या लगता है, हेल्पिंग वर्ब वोज या वर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। कोई दिक्कत नहीं है, वोज और वर को वोज और वर में ही रहने दो, वोज या फिर वर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, बी की आईएनजी लगा दो, क्या लगा देंगे हम, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। सिंपल सी बातें हैं। 7 नंबर, पास्ट इंडेफिनिट के बाद कौन सा होता है हमारा, पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड को क्या रख दो, हैड ही रख दो। थर्ड फॉर्म, बी की थर्ड फॉर्म क्या होती है बताओ, बीन और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यानी कि हमें किस पे ध्यान रखना है, केवल वर्ब की फॉर्म पे ध्यान रखना है, हेल्पिंग वर्ब वैसी की वैसी रह जाएगी। 8 नंबर, पास्ट परफेक्ट के बाद कौन सा आता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की स्ट्रक्चर क्या होती है, हैड बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। अब इसको देखो, हैड बीन का हैड बीन रहेगा प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म है ना, बी की आईएनजी फॉर्म लगाओ, क्या होती है, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब एक बात देखो यार, हैं दोबारा से वही बात, कंडीशन बन गई कि नहीं बन गई, बीन एंड बीइंग दोनों एक साथ आ गए, बी की दो फॉर्म एक साथ तो आ नहीं सकती, इसीलिए ये क्या रह जाता है, नो चेंज रह जाता है। बस इसको काट दो, ये क्या हो जाएगा, नो चेंज। ये कभी बदलेगा ही नहीं, क्वेश्चन भी नहीं आएगा, और आएगा तो नो चेंज कर देना। बोलो कोई दिक्कत नहीं है क्या, इसको मिटा दिया जाए। ओके, हमारे 8 टेंस हो गए, नेक्स्ट 9 नंबर पे चलते हैं, अपनी कॉपी में इसको नोट कर लेना। 9 नंबर टेंस की अगर बात करें हम, तो वो फ्यूचर का टेंस है। ठीक है, एंड फ्यूचर का पहला टेंस होता है फ्यूचर इनडेफिनिट। फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस 9 नंबर जो है वो है फ्यूचर इनडेफिनिट। फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इनडेफिनिट में की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है पता है, शैल या फिर
विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेल या फिर विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब इसको देखो, सेल और विल को क्या पढ़ा रहने दो, सेल या फिर विल ही रहने दो, ठीक है। प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म। भाई बी की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, या तो इज आर एम। अब एक बात, तो सेल विल के बाद इज आर एम तो आ नहीं सकते, तो मैंने एक कंडीशन और बताई थी, बी खुद भी क्या माना जाता है, फर्स्ट फॉर्म मानी जाती है। तो क्या लिख देंगे, इसके बाद क्या लगा दो, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। बोलो क्लियर हो गई बातें। फर्स्ट फॉर्म का हमेशा, फर्स्ट फॉर्म जो होती है ना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मैं बता दूं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का अगर बनाया जाए तो वो बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ही होगी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसने बनेगी, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। सेल विल है, जैसे सेल विल के बाद बी की फर्स्ट फॉर्म लगनी चाहिए क्योंकि ये फर्स्ट फॉर्म है। बी की फर्स्ट फॉर्म इज आर एम होती है, इज आर एम तो हम यहाँ पे लगा नहीं सकते। कभी देखा है सेल और विल के बाद इज आर एम, नहीं आ सकता। तो केवल बी भी अपने आप में क्या होती है, फर्स्ट फॉर्म के रूप में मानी जाती है, ठीक है। आगे देखें, ठीक है। 10 नंबर, फ्यूचर इंडेफिनिट के बाद कौन सा आता है दोस्तों, फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस की हेल्पिंग में पता है क्या होती है, सेल बी या फिर विल बी। एक बात बताओ, फ्यूचर कंटिन्यूअस में मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज ली जाएगी, बताओ। शाबाश, आईएनजी फॉर्म। क्यों, टेंस करवाते टाइम मैंने बताया था कि कंटिन्यू नाम जहाँ पे भी आए वहाँ हमेशा मैन वर्ब की आईएनजी फॉर्म ही लगती है, ठीक है। सेल बी विल बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। बदलें, सेल बी विल बी तो सेल बी विल बी में ही पड़ा रहेगा, सेल बी या फिर विल बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, बी की आईएनजी फॉर्म लगा दो, क्या कर देंगे, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक बात सोचो, किताबों में लिखा होता है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये 3 टेंस और साथ में एक फ्यूचर कंटिन्यूअस, नो चेंज रहते हैं। क्यों नो चेंज रहते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस, देखें भाई, ये क्या है, बी की फर्स्ट फॉर्म, ये क्या है, बी की आईएनजी फॉर्म। बी की 2 फॉर्म एक साथ आ सकती हैं, अभी देखा था हमने, नहीं आ सकती। मीन्स ये क्या है, गलत है, ये ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो गया, गलत हो गया, क्या रहेगा, नो चेंज। रीजन है 11 नंबर, फ्यूचर कंटिन्यूअस के बाद कौन सा आता है, फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट, ध्यान से देखो, फ्यूचर परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है पता है, शैल, हैव एंड विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। शैल हैव एंड विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब ध्यान से देखो, शैल हैव और विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को किससे बदल देंगे, शैल हैव विल हैव को तो यहीं पड़ा रहने दो, शैल हैव या फिर विल हैव, ये तो यही रहेगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, बी की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बीन। सेल हैव बीन या विल हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इस तरीके से चेंज होगा। अगर सेल हैव विल हैव आए तो सेल हैव बीन विल हैव बीन में चेंज कर देना है, एंड पैसिव वॉइस में हमेशा मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। पॉइंट क्लियर, ओके। 12 नंबर टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। हेल्पिंग वर्ब होती है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की, सेल हैव बीन विल हैव बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो भाई सेल हैव बीन और विल हैव बीन तो ऐसे कैसे पड़े रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सेल हैव बीन या फिर विल हैव बीन, ये तो ऐसे कैसे रहेंगे, प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म है, आईएनजी फॉर्म। बी की फॉर्म कौन सी लगाओगे, आईएनजी फॉर्म लगाओगे, क्या लगाओगे, बी। एक बार फिर से देखो, ध्यान से देखो, बी और बीइंग दोनों एक साथ आ गए, कभी आ सकते हैं, नहीं आ सकते। इसका मतलब ये भी क्या होगा, नो चेंज होगा। हमने कितने टेंस थे, 12 के 12 टेंस का जिक्र हमने कर लिया। बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है, केवल टेंस चेंज किए हैं हमने, और किसके बेस पे किए हैं, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के बेस पे। हेल्पिंग वर्ब वैसे के वैसे रख दो। आगे जो मैन वर्ब है ना, उस मैन वर्ब को देखो, अगर मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो बी की सेकंड फॉर्म लगाओ, अगर मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो बी की फर्स्ट फॉर्म लगाओ, अगर मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो बी की थर्ड फॉर्म लगाओ, अगर मैन वर्ब की आईएनजी फॉर्म है तो बी की आईएनजी फॉर्म बीइंग लगाओ, और हम उसके बाद बी की फॉर्म के बाद हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाओगे, थर्ड फॉर्म। पॉइंट क्लियर, बातें समझ में आई। एक छोटी सी बात और बता देते हैं, अपनी कॉपी में से नोट कर लो। टेंस चेंज करना रटोगे या समझोगे, बताओ, रटना है या समझना है, बिल्कुल समझना है ना, रटना नहीं है।
पहले हम ऐसे सोचते थे ना कि भाई शुरुआत में भी ऐसे ही करता था कि डू या डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए तो इज आर एम प्लस थर्ड फॉर्म में कर दो, इज आर एम प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म आए तो इज आर एम प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में कर दो, वोज वर्ब प्लस आईएनजी आए तो वोज वर्ब प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदल दो। लेकिन पता नहीं था, अब पता चला है कि पैसिव वॉइस हकीकत में क्या होता है, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, बार बार में जब प्रैक्टिस की, एक्सपीरियंस के जरिए ये चीज़ें आ जाती हैं। मिटा दिया जाए इसको। ठीक है, आगे एक बात और देखो, एक बात हमने समझी है मॉडल। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 13 नंबर इसमें मॉडल है। मॉडल जो कोई भी होते हैं, मॉडल के बाद कौन सी फॉर्म आती है, बेसिकली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है ना। जिसमें बोलूँ कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जिसमें बोलूँ सेल, जिसमें बोलूँ विल, जिसमें बोलूँ शुड, जिसमें बोलूँ कुड, जिसमें बोलूँ मे, मस्ट, ये सब क्या है, मॉडल है अपने आप में। ठीक है, ये सब क्या है अपने आप में, मॉडल है। और मॉडल के बाद हमेशा मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, हमेशा मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब एक बात को देखो, मॉडल तो मॉडल रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मॉडल तो क्या रह जाएगा, मॉडल का मॉडल रह जाएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का बदलना है हमें। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बी की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, इज आर एम, लेकिन मॉडल के बाद यानी कैन के बाद इज आर एम तो नहीं लगा सकते, क्या लगाएंगे, मॉडल की खुद जो बी की फर्स्ट फॉर्म खुद बी होती है ना वो लगा देंगे, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखो कैन है, कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का क्या बन जाएगा, कैन बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। सेल प्लस फर्स्ट फॉर्म का क्या बन जाएगा, सेल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। शुड का क्या बन जाएगा, शुड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। कुड का क्या बन जाएगा, कुड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। मे का मे बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। पॉइंट क्लियर हो रहे हैं आप लोगों के, मे का मे बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यानी कि मॉडल का क्या बन जाता है, डायरेक्ट मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसको मिटा दिया जाए, बातें समझ में आई। ये था हमारा टेंस चेंज करने का तरीका। किस आधार पे टेंस चेंज किया है हमने, बी की फॉर्म के आधार पे। एक बार फिर बता देते हैं, एक्टिव वॉइस में यानी कि टेंस में, एक्टिव वॉइस का अर्थ क्या होता है, टेंस, इसमें डू, बी और हैव, डू बी और हैव, इन तीनों से आए थे हमारे। टू बी और हैव तीनों की फॉर्म से मिलके हमारी क्या बनी थी, टेंस हेल्पिंग वर्ब बनी थी। लेकिन वहीं अगर पैसिव वॉइस की बात करें तो अकेली एक बी की फॉर्म की वजह से हमने सारे के सारे टेंस चेंज कर दिए। यही कंक्लूजन है। एक्टिव वॉइस में डू, बी और हैव तीनों की फॉर्म आएगी, पैसिव वॉइस में केवल बी की फॉर्म आएगी। पॉइंट क्लियर। अब पैटर्न नंबर 1, और ये जो अभी तक मैंने सारी बातें बताई हैं, इन सब बातों का एग्जाम्पल, ठीक है, 2-4 एग्जाम्पल खुद बताऊंगा, फिर एक एक्सरसाइज आप लोगों को करने के लिए दूंगा। ठीक है, इस चीज़ को मिटा दिया जाए। हमने क्या सीखा है, टेंस चेंज करना, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना, सारी चीज़ें अब हम इस पर अप्लाई करेंगे। मिटा रहा हूँ मैं इन चीज़ों को। ठीक है, कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल लिख रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए। जैसे मैं बोलूँ सी इज राइटिंग ए लेटर, जैसे मैं एग्जाम्पल लिखूँ 2 नंबर, आई हैव कंप्लीटेड माई प्रोजेक्ट, आई हैव कंप्लीटेड माई प्रोजेक्ट। जैसे कुछ एग्जाम्पल और लिखूँ 3 नंबर, सी कैन लिफ्ट दैट बॉक्स। जैसे मैं 4 नंबर लिखूँ, दे विल हैव फिनिश्ड, दे विल हैव क्लोज्ड कर लेते हैं, दे विल हैव क्लोज्ड देयर शॉप्स बाय 10 o'clock। ये मैं 4-5 आपके लिए सेंटेंस लेकर आया हूँ। इन 4-5 सेंटेंस के हम बनाना सीखेंगे। 1-2 और लिख लेते हैं। जैसे मैं लिखूँ सी टीचेज इंग्लिश, सी टीचेज
इंग्लिश। अब इनके बनाना सीखते हैं, ठीक है। ध्यान से देखो, पहला वाक्य, ये सारे के सारे जो वाक्य हैं ये एक्टिव वॉइस के वाक्य हैं और हमें इनको बदलना है प्यारे दोस्तों पैसिव वॉइस में, ठीक है। पहला वाक्य देखो, सी इज राइटिंग ए लेटर। सबसे पहले वाक्य की क्या करो, पहचान करो कि सब्जेक्ट कौन है और ऑब्जेक्ट कौन है। भाई पत्र लिखने का काम हो रहा है, पहले काम को देखो क्या हो रहा है, पत्र लिखने का। कौन कर रहा है, सी। इसका मतलब ये सी क्या हो गया वाक्य का सब्जेक्ट, ये तो वर्ब वाला पार्ट आ गया। और क्या लिख रहा है, ये क्या हो गया ऑब्जेक्ट। यानी ये किसका जवाब दिया इसने, वोट का। और वोट का जवाब देते क्या बन जाता है, हमेशा ऑब्जेक्ट बन जाता है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट। पॉइंट क्लियर। देखो ए लेटर सब्जेक्ट बन गया हमारा, ए लेटर, ठीक है। इज़ारम है तो इज़ारम का इज़ारम ही रहेगा यहाँ पे भी, लेकिन ए सी के साथ तो इज लगा है, क्या ए लेटर के साथ भी इज ही लगेगा, बिल्कुल क्या लगेगा, इज ही लगेगा। अब देखो आईएनजी फॉर्म है तो बी की आईएनजी फॉर्म क्या होती है, बीइंग। ए लेटर इज बीइंग, बी की फॉर्म के बाद क्या आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। राइट की थर्ड फॉर्म लगाओ, रिटन बाय। सी का क्या बन जाएगा, हर, ठीक है। ये बेसिकली बाई के सेंटेंस बता रहा हूँ मैं अभी, आगे धीरे धीरे आपको सारी चीज़ें अलग अलग मिलेंगी। आई हैव कंप्लीटेड माई प्रोजेक्ट, ये आई क्या है, सब्जेक्ट। माई प्रोजेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट। माई प्रोजेक्ट क्या है, वाक्य का ऑब्जेक्ट। मैंने क्या कंप्लीट कर लिया अपना, ऑब्जेक्ट, सॉरी प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया, और प्रोजेक्ट क्या हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट बन गया। इसका क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट। तो क्या लिख देता हूँ मैं, माई प्रोजेक्ट। ये हैव है तो हैज है भी आएगा, लेकिन ज़रूरी नहीं कि यहाँ हैव है तो यहीं पे हैव ही आए, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये तो इसके अंतर्गत आई, इसके अनुसार आई है। ये हेल्पिंग वर्ब जो होगी ये इसके अनुसार आएगी। यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो इस माई प्रोजेक्ट के अनुसार आएगी। अब एक बात को देखो, माई प्रोजेक्ट जो है वो सिंगुलर है या प्लूरल है, सेवा सिंगुलर है, तो क्या लगेगा इसके साथ, हैज। माई प्रोजेक्ट हैज कर दिया। कंप्लीटेड कौन सी फॉर्म है भैया, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। बी की थर्ड फॉर्म बताओ क्या होती है, बीन। माई प्रोजेक्ट हैज बीन। बी की थर्ड फॉर्म के, बी की फॉर्म के बाद क्या आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। कंप्लीट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, कंप्लीटेड खुद ही होती है, COMPLETED, कंप्लीटेड बाई। आई का क्या बन जाएगा, मी। बोलो बातें क्लियर हुई। अच्छा टेंस रटा है या समझा है, टेंस को बदलना बिल्कुल समझा है। कौन से शब्द के जरिए, कौन सी ऐसी स्ट्रक्चर है जिसके जरिए आप पैसिव वॉइस के एक्टिव से पैसिव में टेंस चेंज कर दोगे, मेन टेंस ही है ये वाली बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म वाली स्ट्रक्चर। पॉइंट क्लियर है ना आप लोगों को। आगे देखें, सी कैन लिफ्ट दैट बॉक्स, वह क्या उठा सकती है, वह बक्सा, दैट बॉक्स। ये अब कई तो इसको बॉक्स को अकेले को ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, ऐसा गलत है। क्या है, दैट बॉक्स पूरा का पूरा क्या है, ऑब्जेक्ट है। मैं आपको वैसे ये बदलना बता रहा हूँ, आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे वो ऑप्शनल आएंगे और बदले हुए आएंगे। दैट बॉक्स उठा ले सब्जेक्ट के रूप में इसको पूरे को, दैट बॉक्स पूरा उठेगा, ठीक है। दैट बॉक्स। कैन का क्या रहेगा, कैन। कैन के बाद लिफ्ट फर्स्ट फॉर्म है, बी लगा दो, एंड लिफ्ट की थर्ड फॉर्म क्या लगा दो, लिफ्टेड। अभी बताया था ना मैंने मॉडल का, दैट बॉक्स कैन बी लिफ्टेड बाई। सी का क्या बन जाएगा, हर। बेसिक से यही सेंटेंस आते हैं नॉर्मल एग्जाम में। दे विल हैव क्लोज्ड देयर शॉप्स बाई 10 o'clock। सबसे पहले इस वाक्य में मुझे बताओ आप लोग कि इस वाक्य का सब्जेक्ट क्या है, दे विल हैव क्लोज्ड, ये तो वर्ब का पार्ट है। ऑब्जेक्ट क्या है, क्वेश्चन करो अपने आप से, ऑब्जेक्ट क्या है इस वाक्य का, दे विल हैव क्लोज्ड देयर शॉप्स बाई 10 o'clock, ये ऑब्जेक्ट है। बाई 10 o'clock ये ऑब्जेक्ट है। अच्छा कईयों ने पहले से इसको पैसिव वॉइस में मान लिया कि बाई लगा हुआ आ ही गया ना, जरूरी थोड़ी ये वो बाई थोड़ी है। बाई के बाद यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट होता है हर, मी, राम, ये तो 10 o'clock है, इसका अर्थ तो यहाँ पे तक निकलता है, 10 बजे तक। बाई का अर्थ द्वारा भी होता है और बाई का अर्थ तक भी होता है। शाबाश, कई बच्चे बता रहे हैं कि सर ये देयर शॉप्स जो है ना ये ऑब्जेक्ट है, और ये इसीलिए बता पा रहे हो आप क्योंकि आपने अपने अंतर मन से क्वेश्चन किया कि वो 10 बजे तक क्या बंद कर देते हैं, क्या बंद कर देते हैं, अपनी दुकानें। देयर शॉप्स, वोट का जवाब मिल रहा है यहाँ पे। ऑब्जेक्ट जानने के लिए हमें वोट और होम का जवाब लेना है। तो दे विल हैव, सबसे पहले उठा लें देयर शॉप्स को, देयर शॉप्स। अच्छा कई बच्चों की क्या गलती होती है पता है, इतने साल मैंने पढ़ाया है, मान लो 2-4 साल, तो मुझे पता चला है कि कई बच्चे क्या सोचते हैं कि जो वाक्य का अंत में आता है ना उसको ऑब्जेक्ट मानते हैं, कि जो वाक्य के लास्ट में वही ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन जरूरी थोड़ी है। ये तो वाक्य का क्या है, अदर पार्ट है,
ठीक है। देयर शॉप्स विल हैव का तो विल हैव रहेगा, देयर शॉप्स विल हैव क्लोज्ड, थर्ड फॉर्म है ना, बी की थर्ड फॉर्म बताओ क्या होती है, बीन, विल हैव बीन, एंड बी की फॉर्म के बाद क्या आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो क्लोज्ड अपने आप में थर्ड फॉर्म है, क्लोज्ड, देयर शॉप्स विल हैव बीन क्लोज्ड बाय 10 o'clock, बाय 10 o'clock, बाय THEY, दे का क्या बन जाएगा, देम। ये देखो ये जो अदर पार्ट था ना, ये बाई 10 o'clock, ये मैंने पहले लिख लिया। अच्छा, कई बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर जी बाई 10 o'clock ये बाई दो बाई कैसे आ सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है कि अंग्रेजी में, है ना। अगर ऐसा हो सकता है तो फिर अंग्रेजी कहाँ है, अंग्रेजी तो गलत है? अंग्रेजी गलत है? नहीं है, गलत नहीं है, गलती हमारी खुद की है। बाई 10 o'clock और बाई देम दोनों आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक सेंटेंस और है, सी टीचेज इंग्लिश, वह क्या पढ़ाती है, अंग्रेजी पढ़ाती है। उठा लें इंग्लिश को, ठीक है। मैंने आपको डबल ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस में बताया कि डबल ऑब्जेक्ट ही हो सकता है, उसका आगे जिक्र किया जाएगा, इंग्लिश। ये हमारा पैटर्न नंबर 1 है, ठीक है बच्चों, ये हमारा पैटर्न नंबर 1, इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, पैटर्न नंबर 1 है ये, इंग्लिश। अब देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है टीच, तो बी की फर्स्ट फॉर्म बताओ क्या होती है भैया, इज, आर और एम। इंग्लिश के साथ इज लगेगा या आर लगेगा या एम लगेगा, बताओ, शाबाश, क्या लगेगा, इज। सी इंग्लिश इज। अब बी की फॉर्म के बाद क्या आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, टीच की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टोट, इंग्लिश इज टोट बाय, सी का क्या बन जाएगा, हर। बोलो बातें क्लियर हुई। अच्छा, कईयों के दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि यहाँ बीइंग तो नहीं आया, बीइंग तब आता जब यहाँ पे आईएनजी फॉर्म होती, ठीक है। इंग्लिश इज टोट बाय हर, ये थी एक छोटा सा पैटर्न, ये मैंने आपको इसके थोड़े से क्वेश्चन बताए हैं। अब मैं आप लोगों के लिए पैटर्न नंबर 1 की एक छोटी सी एक्सरसाइज लेकर आ रहा हूँ, आप तब तक इस चीज़ को अपनी कॉपी में नोट करो, टेक योर टाइम प्लीज। तो दोस्तों पैटर्न नंबर 1 की एक्सरसाइज आप सबके सामने रेडी है, ये रही एक्सरसाइज, 12 क्वेश्चन है, आप एक बार इस 12 क्वेश्चन को आप एक बार अपनी कॉपी में करो। ये पैटर्न नंबर 1 की एक्सरसाइज है सारी, स्क्रीनशॉट ले लेना और उसको करना अपने खुद से, और फिर मिलाना कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। मैं आपको इसके आंसर करवा रहा हूँ। ही हैज़ वॉश्ड द प्लेट्स, सबसे पहला काम क्या होता है पता है, वाक्य में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की पहचान करना। वैसे आपके इस प्रकार के क्वेश्चन बनाने नहीं आएंगे, आपके तो क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में ऑप्शनल। ये क्वेश्चन दिया हुआ होगा, ये वाला ऑप्शन क्वेश्चन दिया होगा, जिसके नीचे ABCD 4 ऑप्शन लिखे हुए होंगे, ठीक है। वो भी मैं आपको PDF प्रोवाइड करवा दूंगा, लेकिन अभी केवल आप इसको बनाना सीख लो, ठीक है। वैसे आपको ABCD ऑप्शन आएंगे, उससे आप टेंस के जरिए ही लगभग निकल जाते हैं, टेंस गलत चेंज किया हुआ होता है बहुत सारों में, ठीक है। तो सबसे पहले पहचान क्या है हमारी, ही क्या है, सब्जेक्ट, ठीक है। हैज वॉश्ड वर्ब है, एंड क्या धो रही है, क्या धो ली है उसने, प्लेट्स, ये क्या है हमारे वाक्य का ऑब्जेक्ट, ही हैज वॉश्ड दी प्लेट्स। अब देखते हैं इसको बनाते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को क्या बना लें हम, सब्जेक्ट बना लें, तो दी प्लेट्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, हैज और हैव है। अब एक बात को देखो, हैज और हैव है तो हैज और हैव ही रहेगा, दी प्लेट्स के साथ हैज लगेगा या हैव लगेगा, शाबाश, क्या लगेगा, हैव। अब देखो आगे, वॉश्ड थर्ड फॉर्म है, बी की थर्ड फॉर्म बताओ क्या होती है, बीन, BEEN, और बी की फॉर्म के बाद क्या लगता है, इस फॉर्म पे बदलना है अपने को, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये याद रखो केवल। थर्ड फॉर्म, वॉश की थर्ड फॉर्म क्या होती है, वॉश्ड, WASHED, वॉश्ड बाई, ही का क्या बनता है, हिम। बोलो पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। द प्लेट्स हैव बीन वॉश्ड बाई हिम। नेक्स्ट देखते हैं, दे हैव कट ऑल द टेलीफोन वायर्स, उन्होंने क्या काट दिए, ऑल दी टेलीफोन वायर्स, ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है, कोई वायर्स को ऑब्जेक्ट मानेगा, कोई टेलीफोन को मानेगा, एग्जाम में ऑप्शन में आते हैं ऐसे, है ना, गलत तरीके से दिए हुए। ये ऑल दी टेलीफोन वायर्स, वो पूरा का पूरा क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। तो इसको बनाना शुरू करें, देखो, ऑल दी टेलीफोन वायर्स, और दी टेलीफोन वायर्स। अब देखो यहाँ पे हैज और हैव है, तो हैज और हैव ही रहेगा, टेलीफोन वायर्स के साथ क्या लगेगा, हैव। बात समझ में आई। अब देखो कट, कौन सी फॉर्म है ये, कट, मैन वर्ब की, बिल्कुल शाबाश, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। वैसे कट 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 तीनों एक जैसी होती हैं, लेकिन ये यहाँ पे मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। और पता कैसे चला, क्योंकि हैव के बाद हमेशा मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है। ऑल द टेलीफोन वायर्स हैव, ये अगर थर्ड फॉर्म है तो बी की थर्ड फॉर्म बताओ क्या होती है, बीन, उसके बाद थर्ड फॉर्म लगती है, कट की थर्ड फॉर्म क्या होती है,
कट बाय दे का क्या बन गया देम, दे का क्या बन जाएगा देम। पॉइंट क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखते हैं ही आई हैड टोल्ड ए लाई, आई हैड टोल्ड ए लाई, क्या बोला झूठ बोला, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो ए लाई, ध्यान से देखो यहाँ पे हेड है, ये हमारा ऑब्जेक्ट था, इसको हमने सब्जेक्ट बना लिया हेड, इसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब है तो हेड का हेड ही रहेगा। टोल्ड कौन सी फॉर्म है भैया, टोल्ड मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, बी की थर्ड फॉर्म बताओ क्या होती है बीन, ए लाई हैड बीन। अब देखो बी की थर्ड फॉर्म लगा दी हमने, उसके बाद देखो थर्ड फॉर्म दोबारा लगेगी, टोल्ड की थर्ड फॉर्म क्या होती है टोल्ड बाय, आई का क्या बन जाएगा मी, ए लाई हैड बीन टोल्ड बाय मी। नेक्स्ट देखो द पोस्टमैन विल डिलीवर द लेटर्स, ये सब्जेक्ट है और ये क्या है ऑब्जेक्ट, तो क्या बना दिया हमने दी लेटर्स, सेल और विल है, ऐसा कैसा रहने दो, विल का क्या पड़ा रहने दो विल ही रहने दो। अब ये बताओ डिलीवर कौन सी फॉर्म है मैन वर्ब की, बताओ डिलीवर मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म है फर्स्ट फॉर्म, बी की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है या तो इज़ार एम होती है या बी होती है, तो इसके बाद तो हम बी लगाएंगे विल बी, और इसके बाद थर्ड फॉर्म आएगी डिलीवर की थर्ड फॉर्म देख लो DELIVERED डिलीवर्ड बाय दी पोस्टमैन, बाय दी पोस्टमैन। क्लियर हुआ। आगे चलते हैं समवन वॉज रीडिंग द रामायण, समवन वॉज रीडिंग द रामायण, ऑब्जेक्ट क्या हो गया समवन एंड दी रामायण क्या हो गया ऑब्जेक्ट, तो लिख दे ध्यान से देखो दी रामायण, दी रामायण। अब देखो हैड वॉज, समवन वॉज रीडिंग, तो वॉज और वर्ब में से ही आएगा, रामायण के साथ क्या लगेगा वॉज ही लगेगा, रामायण वॉज। अब अगर ध्यान से देखा जाए रीडिंग है आईएनजी फॉर्म है, बी की आईएनजी फॉर्म बताओ भैया क्या होती है बीइंग, ठीक है, रामायण वॉज बीइंग, उसके बाद थर्ड फॉर्म आएगी रीड की थर्ड फॉर्म तो रीड ही होती है, इसे अंग्रेजी में बोला रेड जाता है रेड। अब देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ बाय सम वन, ठीक है, और ये जो बाय सम वन है ना ये नहीं लिखा जाता है, ये क्या है अपने आप में गलत है, बाकी सब लिखे जाते हैं लेकिन ये इस तरीके के वर्ड आएंगे ये नहीं लिखे जाएंगे। कौन से वर्ड नहीं लिखे जाते हैं एक बार आप केवल इन सेंटेंस को देख लो, नेक्स्ट हमारा पैटर्न नंबर 2 जो होगा वो इसी बात का आएगा, पहले एक बार समझ लें इन सेंटेंस को, ठीक है। somebody had already warned him, somebody had already warned him, him क्या है हमारे वाक्य का ऑब्जेक्ट, him का क्या बना लिया हमने he, ठीक है, had है तो had ही रहेगा he had। अब देखो ऑलरेडी है हेड के बाद तो ऑलरेडी आ जाएगा, साथ में दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है यही रख दो ही हैड ऑलरेडी। अब देखो फिर थर्ड फॉर्म आई है वॉन्ट थर्ड फॉर्म है क्योंकि हेड के बाद हमेशा मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगती है। बी की थर्ड फॉर्म बताना जरा, शाबाश बीन, ही हैड ऑलरेडी बीन, उसके बाद थर्ड फॉर्म आएगी वॉन्ट, ही हैड ऑलरेडी बीन वॉन्ट बाय समबडी है ना, बाय समबडी, ये मैं एक बार लिख रहा हूँ आपके लिए यहाँ पे, लेकिन ये बाय समबडी जो है ये यहाँ पे लगेगा नहीं, ये क्या है गलत है, केवल इतना ही रहेगा यहाँ तक, ये भी सेंटेंस इतना ही रहेगा, क्यों नहीं लगेगा आगे जिक्र करेंगे। नेक्स्ट देखो पोप रोट दिस पोइम, पोप रोट दिस पोइम यानी कि सब्जेक्ट कौन हो गया पोप एंड दिस पोइम क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, तो लिख दें सेंटेंस को दिस पोइम। अब देखो रोट सेकंड फॉर्म है, बी की सेकंड फॉर्म बताओ क्या होती है वोज और वर, पोइम के साथ क्या लगेगा वोज, द पोइम वोज, ठीक है, एंड राइट, राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, अगर यहाँ पे थर्ड फॉर्म देखें बी की फॉर्म के बाद तो क्या होती है रिटन बाय पोप POPE, पोप, पोप समझ रहे हो ना पोप क्या होता है, अलेक्जेंडर पोप की बात हो रही है, अलेक्जेंडर पोप जो इंग्लिश के जाने माने पोइट थे, ठीक है, अलेक्जेंडर का अर्थ, अलेक्जेंडर दूसरा अर्थ है उसका अर्थ होता है सिकंदर, अलेक्जेंडर का अर्थ क्या होता है सिकंदर, सिकंदर के बारे में आप सब परिचित हो, एक बहुत ही अच्छी पोइम है कुमार विश्वास की लिखी हुई, 2 शब्द आपको सुनाता हूँ उसके। हमने लौटाए सिकंदर सर झुकाए मात खाए, हमसे भिड़ता है वो जिसका मन धरा से भर गया है, सिंह के दांतों से गिनती सीखने वालों के आगे, शीश देने की कला में क्या अजब है क्या नया है, नरक में तुम पूछना अपने बुजुर्गों से कभी, उनके माथे पर हमारी ही ठोकरों की बयां है, उनके माथे पर हमारी ही ठोकरों की बयां है, जूझना यमराज से आदत पुरानी है हमारी, उत्तरों की खोज में फिर एक नचिकेता गया है। ये है कुमार विश्वास की लिखी हुई पोएम, नमन है नमन उनको, शहीदों पे लिखी हुई पोएम है, ठीक है, तो ये कुछ शब्द आपको बताएं।
नेक्स्ट देखते हैं, पोप रोट दिस पोएम। पोप रोट दिस पोएम, पोप ने ये कविता लिखी। दिस पोएम वॉज रिटन बाय पोप। नेक्स्ट देखते हैं, द पुलिस डिड नॉट कैच द थीफ। आपने अगर एक बार है ना यहाँ तक अगर वाक्य लिख लिए 7 तक कर लोगे तो मैं 8 ऊपर वाले मिटा दूँ इसको, आगे एक सेंटेंस समझाने के लिए। मिटा दिया जाए? ओके साहब, 7 तक मैं मिटा रहा हूँ, ये तो आप सबने लिख ही लिया होंगे। टेंस किस आधार पे बदलते हैं हम? बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के आधार पे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 8 नंबर, द पुलिस डिड नॉट कैच दी थीफ। द पुलिस डिड नॉट कैच दी थीफ, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? दी थीफ। ये मैं 8 नंबर बना रहा हूँ यहाँ से, दी थीफ। देखो डिड नॉट, डिड कौन सी फॉर्म है भैया? वैन वर्ब की सेकंड फॉर्म। बी की सेकंड फॉर्म क्या होती है? वॉज और वर। टी थीफ के साथ क्या लगेगा? वॉज। द थीफ वॉज, उसके बाद क्या दे दिया हमने? नोट। द थीफ वॉज नोट, और थर्ड फॉर्म आएगी फिर, कैच की थर्ड फॉर्म क्या होती है? कोट। द थीफ वॉज नोट कोट बाय दी पुलिस। अब देखो ये जो बाय दी पुलिस है ना, ये भी यहाँ पे नहीं लिखा जाएगा, केवल क्या आएगा? सीधा कोट। क्यों नहीं लिखा जाएगा? आगे जिक्र करेंगे। पहले 9 नंबर सेंटेंस देखते हैं, वी ought टू हैव लव्ड आवर पेरेंट्स। क्या है ऑब्जेक्ट इसका? आवर पेरेंट्स। आवर पेरेंट्स। ought टू हैव, पूरा का पूरा लिख दो ऐसे कैसे? ought टू हैव, क्योंकि हमें तो किसके आधार पे बदलना है? मैन वर्ब के आधार पे बदलना है। लव्ड कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म। लव्ड थर्ड फॉर्म है, क्योंकि हैव के बाद आने वाली फॉर्म हमेशा कौन सी होती है? थर्ड फॉर्म होती है। बी की थर्ड फॉर्म बताओ क्या होती है? बीन। आवर पेरेंट्स ought टू हैव बीन, ठीक है। फिर थर्ड फॉर्म आएगी, लव्ड अपने आप में थर्ड फॉर्म है, ought टू हैव बीन लव्ड बाय अस, ठीक है। बाय अस भी यहाँ पे लगाओ तो लगा दो, नहीं लगाओ तो चलेगा। नेक्स्ट देखते हैं, द सेंट्रल गवर्नमेंट विल हैव इलेक्ट्रीफाइड 5000 विलेजेस बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है अभी पहचान के बताओ मुझे जी। इस वाक्य में ऑब्जेक्ट क्या है पहचानो। The central government will have electrified 5000 villages by the end of next year. क्या कर देगी? इलेक्ट्रीफाई कर देगी। किससे? 5000 विलेजेस। ये क्या है? हमारे वाक्य का ऑब्जेक्ट है। इसीलिए मैंने आपको पहचानना बताया था कि बड़े सेंटेंस में ऑब्जेक्ट पहचानना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है। बना दें इसको 10 नंबर सेंटेंस को, 5000 विलेजेस, 5000 विलेजेस, ठीक है। विल हैव है तो विल हैव का विल हैव रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। विल हैव का क्या रहने दो? विल हैव, ठीक है। अब आगे देखो, विल हैव के बाद कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म है, क्योंकि हैव के बाद कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म। हैव के बाद थर्ड फॉर्म विल हैव। बी की थर्ड फॉर्म क्या होती है? बीन। उसके बाद थर्ड फॉर्म आएगी तो ये इलेक्ट्रीफाइड ऑलरेडी कौन सी फॉर्म दी हुई है हमें? थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो विल हैव बीन इलेक्ट्रीफाइड, ठीक है, बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर। इसमें ऐसे बनेगा, बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर। ध्यान से देखो, बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर। ये जो बाय वाला है ना, तो ऐसा सेंटेंस मैंने पहले भी करवाया था ना एक, ये तो अलग पार्ट है ना। कोई सोचे 2 बाई कैसे आ गए भैया, आ सकते हैं। नेक्स्ट देखो, दे विल हैव पेंटेड द होल हाउस बाय 10 o'clock। तो किसे एक रंग कर देंगे वो? द होल हाउस, ये है 11 नंबर, द होल हाउस, ठीक है। एंड विल हैव है तो विल हैव का विल हैव रहने दो, द होल हाउस विल हैव पेंटेड थर्ड फॉर्म है, बी की थर्ड फॉर्म लगा दो बीन। उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑलरेडी जो दी हुई है वो लगा दो, विल हैव बीन पेंटेड बाय देम बाय 2 o'clock, ठीक है, बाय देम बाय 2 o'clock। ये जो 2 सेंटेंस बताए ना मैंने 10 और 11, बड़े इंपॉर्टेंट सेंटेंस हैं दोनों ही, ध्यान रखना इस बात का। दोनों ही जो सेंटेंस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इसमें देखो बाय देम बाय 10 o'clock, बाय गवर्नमेंट बाय एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर, ये तो अदर पार्ट है, ठीक है। बाय 2 o'clock 2 बजे तक, अगले साल तक। इसका अर्थ द्वारा नहीं है, इसका अर्थ क्या निकलता है? तक। आगे देखें, एंड सी वॉज नॉट राइटिंग ए लेटर, बहुत ईजी सा सेंटेंस है। सी वॉज नॉट राइटिंग ए लेटर, तो ए लेटर ये 12 नंबर है, ठीक है। ए लेटर, वॉज
वॉज का वॉज रह गया, एंड वॉज के बाद क्या है, नोट, नोट के बाद आईएनजी फॉर्म है, बी की आईएनजी लगा दो, बीइंग, फिर थर्ड फॉर्म लगा दो, राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिटन, वॉज नोट बीइंग रिटन बाय, सी का क्या लगा दो, हर। बोलो भैया आपकी बात समझ में आई कि नहीं आई, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, टेक योर टाइम प्लीज। आगे बढ़ें, मिटा दें इसको। ये सारी बातें मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गई होंगी। आगे हम अध्ययन करते हैं, स्टडी करेंगे पैटर्न नंबर 2 की। और पैटर्न नंबर 2 क्या है अभी देखते हैं। यहाँ तक हमने बहुत सारे वाक्य बदलने सीखे, बहुत सारे कन्फ्यूज़न हमने हमारे दूर किए, टेंस चेंज कैसे किया जाता है उन सब बातों का भी हमने जिक्र किया। आगे देखते हैं, अब हमारा आ गया पैटर्न नंबर 2। पैटर्न 2 याद रखना, अभी मैंने जिक्र किया था ना कि समवन समबडी ये नहीं लिखे जाते हैं, बस यही है पैटर्न 2। ठीक है, इसको देखें, ये जो है ना समवन समबडी जिनका पता नहीं होता है, ये प्रोनाउन होते हैं अपने आप में, और इनको बोला जाता है इनडेफिनेट प्रोनाउन। इनको क्या बोला जाता है, इनडेफिनिट प्रोनाउन। ध्यान से देखो, इनडेफिनिट, अगर इनडेफिनिट का अर्थ आपको बताऊं मैं, तो ये क्या होता है, अनिश्चित सर्वनाम। मैं बोलूँ मी, आई, तब तो ये निश्चित हो गया। लेकिन बोलो समबडी, कोई, एनीवन, कोई, एनीबडी, मतलब हमें पता नहीं है इसमें कौन है, इसीलिए इनको क्या बोला गया, इनडेफिनेट प्रोनाउन। अगर ये इनडेफिनेट प्रोनाउन जो हैं ये वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में आए, ठीक है, पहले इनको आगे लिख लेते हैं थोड़ा सा। इनडेफिनेट प्रोनाउन वैसे बेसिकली 2 भागों में बांटे जाते हैं। 2 भागों में कौन से, एक तो ये होते हैं पॉजिटिव, एक तो किस फॉर्म में होते हैं, ये पॉजिटिव फॉर्म में, और दूसरे किस फॉर्म में होते हैं प्यारे बच्चों, नेगेटिव फॉर्म में। पॉजिटिव फॉर्म एंड नेगेटिव फॉर्म। अगर पॉजिटिव फॉर्म की बात की जाए तो ये होते हैं समबडी, समवन, एनीबडी, एनीवन। ठीक है, ये जो है समबडी, समवन, एनीबडी, एनीवन, ये हो गए पॉजिटिव, यानी कि जो अर्थ में पॉजिटिव हो। वहीं अगर नेगेटिव फॉर्म की बात की जाए तो मैं बोलूँ नोबडी एंड नो वन। नो वन को हम नन के नाम से भी जानते हैं। अब आपकी बातें सारी क्लियर होंगी। इनको क्या बोला जाता है अंग्रेजी में, इनडेफिनेट प्रोनाउन। नोबडी एंड नो वन, समबडी, समवन, एनीबडी, एनीवन। एक तो ये, अगर ये शब्द किसी भी वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में आए, मैं क्या बता रहा हूँ, अगर ये इनडेफिनेट प्रोनाउन, ठीक है, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट हों, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट हों तो इन्हें ध्यान से देख लेना। अगर एक्टिव वॉइस में ये सब्जेक्ट हों तो इन्हें पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं लिखा जाता, ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं लिखा जाता है। ये हेडिंग है हमारी, यही तो था। पहले मैं इसका बनाता हूँ, क्वेश्चन ज़्यादातर इसका आएगा आपके, इसका बनाइए, है ना। और कुछ शब्द और भी होते हैं इसके साथ में, कौन कौन से, 3P, और 3P में अगर 1 नंबर बात की जाए तो पुलिस, 2 नंबर बात की जाए तो पीपल, और अगर 3 नंबर बात की जाए तो पब्लिक। पुलिस, पीपल और पब्लिक ये भी नहीं लिखे जाते हैं, याद रखना इस बात को। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट के में हो ये, तो इन्हें पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं लिखा जाता है। और 3P और साथ में पुलिस, पब्लिक और पीपल ये भी नहीं लिखे जाते हैं। इसके सेंटेंस अभी बताए थे मैंने, जिसमें मैं बोलूँ समवन हैज स्विच्ड ऑफ द लाइट, समवन हैज स्विच्ड ऑफ द लाइट। ठीक है, तो ध्यान से देखो, मैं ऐसे ही बोलूँ, क्या बंद कर दिया, दी लाइट। ठीक है, हैज और हैव है तो हैज और हैव ही रहेगा। हैज स्विच्ड कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म। बी की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बीन। उसके बाद थर्ड फॉर्म आएगी हैज बीन
स्विच्ड ऑफ, SWITCHED, द लाइट हैज़ बीन स्विच्ड ऑफ, फिर यहाँ पे बाई समवन के रूप में नहीं लिखा जाएगा। बात क्लियर। एक तो ऐसे तो बताया था मैंने, बाई समवन नहीं लिखा जाएगा। अभी बताया था कि समवन रोट रामायण या समवन वॉज रीडिंग रामायण, तो रामायण वॉज बीइंग रेड बाई समवन या बाई समबडी नहीं लिखा जाता है। पॉइंट क्लियर हो गया आप लोगों को। क्या बताया मैंने, समवन, समबडी, एनीबडी, एनीवन, ये अगर सब्जेक्ट के रूप में हो तो इनको ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं लिखा जाता है। अभी जो सेंटेंस आए थे इसीलिए मैंने इनको नहीं लिखा था। अब बात करता हूं मैं नोबडी एंड नो वन की। इतना अपनी कॉपी में एक बार नोट कर लो, टेक योर टाइम प्लीज। मिटा दिया जाए इसको, ठीक है। अब बेसिक हमारे क्वेश्चन क्या आता है, ज़्यादातर नेगेटिव फॉर्म वाला, ठीक है। नेगेटिव फॉर्म वाले क्वेश्चन लिख लेता हूं मैं। भाई ये भी नहीं लिखे जाएंगे तो मैं ऐसे बोलूं, नोबडी कैन चेंज दी डेस्टिनी, एक नंबर। 2 नंबर लिखूं, नो वन इनवाइटेड हर टू दी पार्टी, एक और लिख लूं मैं, nobody has committed a mistake, nobody has committed a mistake। 3 सेंटेंस किससे शुरू होने वाले, इनडेफिनेट प्रोनाउन और साथ ही साथ नेगेटिव फॉर्म वाले। अब ये अर्थ क्या दे रहे हैं, नेगेटिव दे रहे हैं या पॉजिटिव। nobody can change the destiny, कोई भी डेस्टिनी को चेंज नहीं कर सकता, भाग्य को चेंज नहीं कर सकता, नियति को, ठीक है। भाग्य में जो लिखा होता है वही होता है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। वी कैन चेंज द डेस्टिनी। लक एंड लेबर 2 चीज़ें होती हैं। हमारा जो लक है वो हमारे लेबर पर डिपेंड करता है, हमारे परिश्रम पर डिपेंड करता है, तो केवल भाग्य भरोसे मत बैठे। नो वन इन्वाइटेड हर टू द पार्टी, किसी ने उसको पार्टी में इन्वाइट नहीं किया। इन्वाइट के साथ खास बात यह है कि इन्वाइट के साथ हमेशा टू लगता है, ठीक है। नोबडी हैज़ कमिटेड ए मिस्टेक, किसी ने गलती नहीं की है। तीनों अर्थ कैसा दे रहे हैं, नेगेटिव दे रहे हैं। क्वेश्चन क्यों आता है, इसको ध्यान से देखो, इससे क्वेश्चन क्यों आता है वो बात सोचने वाली है। क्वेश्चन इसीलिए आता है कि जब ये नेगेटिव अर्थ दे रहे हैं, जब इनका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ये नोबडी, नो वन, नोबडी ये तो लिखेंगे नहीं, और यही तो है नेगेटिव अर्थ देने वाले। जब ये नहीं लिखेंगे तो ये सेंटेंस तो पॉजिटिव बन जाएंगे। फिर सोचने वाली बात है ना, ये सेंटेंस तो किससे बन जाएंगे, पॉजिटिव। तो मीनिंग तो चेंज होना नहीं चाहिए। ट्रांसफॉर्मेशन क्या कहता है, स्ट्रक्चर चेंज कर दो बट मीनिंग चेंज मत करो, गलत हो जाएंगी ना हमारी बातें। तो हम क्या करें, इसीलिए क्वेश्चन उठता है। सबसे पहले इसका ऑब्जेक्ट देखो, ऑब्जेक्ट क्या है, दी डेस्टिनी, दी डेस्टिनी, ठीक है। अब देखो आगे कैन आया तो कैन का क्या रख दो, कैन। अब ये कैन के बाद एक नया वर्ड लगाएंगे अपन, ठीक है। अब एक नया वर्ड मैं बाद में लगाऊंगा। अब ये कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म। तो बी की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, बी होती है, कैन नॉट बी। और थर्ड फॉर्म चेंज की क्या होती है, चेंज्ड, CHANGED, ठीक है। डेस्टिनी कैन बी चेंज्ड, इसका अर्थ क्या निकल गया, डेस्टिनी को चेंज किया जा सकता है। इसका अर्थ क्या होता है, डेस्टिनी को चेंज नहीं किया जा सकता। बोलो गलती हो गई कि नहीं हो गई, हो गई ना। तो हम क्या करें, हमें एक यहाँ पे नया वर्ड लगाना पड़ेगा, कौन सा, नोट। डेस्टिनी कैन नॉट बी चेंज्ड, बस क्वेश्चन यही है। यहीं से क्वेश्चन उठता है, यहीं से क्वेश्चन आता है। ध्यान से देखो, नो वन इन्वाइटेड हर टू द पार्टी, क्योंकि हम इसमें बाई नोबडी तो लिखेंगे नहीं। अगर बाई नोबडी नहीं लिखेंगे तो हमें एक कोई तो ऐसा शब्द लगाना पड़ेगा जो इसकी खानापूर्ति कर दे यहाँ पे आके। नो वन इन्वाइटेड हर टू द पार्टी, ठीक है। किसी इन्वाइट नहीं किया गया उससे, हर को, तो यही सब्जेक्ट बनेगा हमारा, ठीक है, हर। और जैसे हर सब्जेक्ट बनेगा तो हर सब्जेक्ट के रूप में क्या आ जाएगा, सी, ठीक है, बन गया। इन्वाइटेड कौन सी फॉर्म है, मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म। बी की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वॉज और वर। सी के साथ क्या लगेगा, वॉज। यहाँ पे जगह खाली छोड़ो। इन्वाइटेड थर्ड फॉर्म है, बी के बाद थर्ड फॉर्म आती है इन्वाइटेड बाई नो वन, तो लिख नहीं सकते, ये लिखते तो गलत हो ही जाएगा हमारा। अगर ये इतना ही छोड़ देंगे तो सी वॉज इन्वाइटेड और टू द पार्टी तो लास्ट में पड़ा ही रहेगा, टू दी पार्टी। इसका अर्थ क्या निकल गया, सी वॉज इन्वाइटेड टू द पार्टी, उसे पार्टी में इन्वाइट किया गया। गलती होगी ना हमारी, हमें एक नया वर्ड लगाना पड़ेगा यहाँ पे, नोट।
बस ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बता रहा हूँ मैं। नेक्स्ट देखो, नोबडी हैज़ कमिटेड ए मिस्टेक, तो क्या बनाए, देखो आप इसको बना के देखो जरा, बनाओ इसको, बना लोगे ना, ठीक है। ए मिस्टेक बना दो, ए मिस्टेक, हैज़ है तो हैज़ का हैज़ रहने दो, क्योंकि ए मिस्टेक के साथ भी क्या आता है, हैज़ ही आता है। हैज़ नोट बीन कमिटेड, हैज़ नोट बीन कमिटेड। ध्यान से देख लो, कमिटी की स्पेलिंग अलग होती है, सबसे अलग होती है, COMMITT, इसमें 2 M 2 T और 2 E आते हैं। क्वेश्चन ये सही स्पेलिंग पूछने में पूछा जाता है। तो ए मिस्टेक हैज़ नोट बीन कमिटेड, ये वर्ड हमें एक्स्ट्रा लगाना पड़ा, क्योंकि बाय नोबडी नहीं लगा सकते हैं, तो इस नेगेटिव वर्ड की हमें पूर्ति करनी पड़ेगी। वो किसके जरिए कर सकते हैं, हम नोट के जरिए कर सकते हैं। ये था हमारा पैटर्न नंबर 2। अब नेक्स्ट आएगा हमारा पैटर्न नंबर 3। आप इसको अपनी कॉपी में नोट करो, टेक योर टाइम प्लीज़। तो दोस्तों नेक्स्ट हमारा पैटर्न नंबर 3, 2 पैटर्न हमने कर लिए। पैटर्न नंबर 3 की क्वेश्चन, छोटा सा पैटर्न है, छोटी सी बातें हैं, इसमें कोई खास चीज़ नहीं है। पैटर्न 3, ठीक है। मैं आज के इस वीडियो में 4 पैटर्न करवाऊंगा टोटल। तीसरा ये हमारा पैटर्न है, और तीसरा ये पैटर्न है मैन वर्ब के साथ आने वाली जो फिक्स प्रीपोजिशन होती हैं, यानी कि मैन वर्ब के साथ आने वाली जो फिक्स प्रीपोजिशन होती हैं उनकी जगह उनको कहाँ ले जाया जाए, अभी तक शायद नहीं समझे होंगे। मैं आपको बता दूं, एक्टिव वॉइस में कई बार मैन वर्ब के साथ कुछ फिक्स प्रीपोजिशन लगी हुई मिलती हैं। पैसिव वॉइस बनाते समय उन प्रीपोजिशन को हटाना नहीं होता है। पैसिव वॉइस में वो प्रीपोजिशन वहीं की वहीं लगी रहती है, ठीक है। समझाएं इसको, इसका ये है, मैन वर्ब प्लस फिक्स प्रीपोजिशन को पैसिव वॉइस में हटाना कदापि नहीं है, ठीक है। कदापि इसको, कभी भी इसको हटाना नहीं है। जैसे मैं कुछ एग्जांपल लिखता हूँ आपके लिए, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मैं बोलूँ सी स्विस्ड, सी स्विस्ड ऑफ द लाइट, 1 नंबर। 2 नंबर लिखूँ, द कमिटी is looking into the matter, the committee is looking into the matter। 3 नंबर लिखूँ मैं, जैसे मैं लिखूँ she is searching for her beloved, she is searching for her beloved। क्या आया है, ध्यान से देखो, सी स्विच्ड ऑफ द लाइट। स्विच्ड क्या है, यहाँ पे मैन वर्ब है, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, ऑफ, ये प्रीपोजिशन है, इसी का मैटर है मैन। द कमिटी इज लुकिंग इनटू, ये इसी का मैटर है। सी इज सर्चिंग फॉर, ये इसी की बात है मैन, सर्चिंग फॉर हर बिलोव्ड। अब देखो, सबसे पहले क्या करना होता है, मैं ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दूं, मैं ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दूं। ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास, दी लाइट, दी लाइट को मैंने क्या बना लिया, सब्जेक्ट, दी लाइट। स्विच्ड मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म है तो बी की सेकंड फॉर्म बताओ भैया, इसी के आधार पर तो बनाएंगे, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। बी की सेकंड फॉर्म बताओ क्या होती है, वॉज और वर। दी लाइट के साथ क्या लगेगा, वॉज। उसके बाद थर्ड फॉर्म, स्विच्ड की थर्ड फॉर्म स्विच्ड ही होती है खुद ही, SWITCHED, स्विच्ड। द लाइट वॉज स्विच्ड, ठीक है। बाय सी का क्या बनता है, हर। हम इसमें एक पार्ट भूल गए और यहीं से क्वेश्चन आता है, बहुत बार इससे क्वेश्चन आया है CGL में, 10+2 में कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान से देख लो। द लाइट वॉज स्विच्ड खालिस्तान बाय हर, स्विच्ड एक नाम भूल गए, ऑफ। मैं आपको यही तो बता रहा हूँ कि मैन वर्ब प्लस फिक्स प्रीपोजिशन जो एक्टिव वॉइस में लगी हुई होती हैं को पैसिव वॉइस में हटाना कदापि नहीं है उस प्रीपोजिशन को। द कमिटी इज लुकिंग इनटू द मैटर, तो दी मैटर इज RM है, मैटर के साथ भी क्या लगेगा, इज लगेगा। कमिटी, फिर से मीनिंग आ गया कमिटी, और कमिटी एक कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन मतलब समूहवाचक संज्ञा, बता दूं ये एक अपने आप में क्या है, कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। द मैटर इज ING फॉर्म है, बी की ING लगाओ क्या होगा, बीइंग।
द मैटर इज बीइंग, फिर थर्ड फॉर्म है तो लुक की थर्ड फॉर्म बताओ क्या होती है, लुक्ड। द मैटर इज बीइंग लुक्ड, ठीक है। अब मेन बात ये इनटू की है, ये इनटू है ना, ये यहीं पे रहना है, हटाना नहीं है। द कमिटी इज बीइंग लुक्ड, सॉरी द मैटर इज बीइंग लुक्ड इनटू बाय द कमिटी, ठीक है, लुक्ड इनटू बाय द कमिटी, बाय द कमिटी। बस यही क्वेश्चन बनता है, ये इनटू है ना, ये एग्जाम में क्या होता है, हटाया हुआ आ जाता है या फिर गलती से कहीं और लगा दिया जाता है, लेकिन उसका स्थान भी परिवर्तन नहीं होगा। मैन वर्ब है तो मैन वर्ब के साथ ही रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं, सी इज सर्चिंग फॉर हर बिलोड, सी इज सर्चिंग फॉर हर बिलोड। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है भैया, सब्जेक्ट तो क्या है सी, और हर बिलोड किसके लिए, किसकी सर्च कर रही है, हर बिलोड की, ठीक है। तो क्या सर्च कर रही है, बिलोड, तो हर बिलोड क्या बन गया, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट बन गया हमारे यहाँ पे, ये ऑब्जेक्ट जो था हर बिलोड, इज का इज रहेगा, और आईएनजी फॉर्म है तो बीइंग, इज बीइंग, फिर आई बी की फॉर्म के बाद क्या आएगी, थर्ड फॉर्म, सर्च की थर्ड फॉर्म क्या होती है, सर्च्ड। इस बात को देखने से हमें एक बात तो खास लग रही है कि इस बार जब हम वॉइस पढ़ रहे हैं तो हम टेंस चेंजिंग को रट नहीं रहे हैं, केवल समझ रहे हैं, ठीक है, समझ के आधार पर कर रहे हैं। हर बिलोड इज बीइंग सर्च्ड, खालिस्तान सर्च्ड बाय हर, सर्च्ड बाय हर, एक नाम मैंने फिर से इसमें छोड़ दिया। सर्च्ड के साथ क्या लगा हुआ था, सर्चिंग के साथ फॉर लगा हुआ था ना, हिज बिलोड इज बीइंग सर्च्ड फॉर बाय हर, सर्च फॉर बाय हर। देखो कई बच्चे सोच लेते हैं कि फॉर और बाय, सर्च फॉर बाय हर, ऐसा हो सकता है क्या, दो प्रीपोजिशन एक साथ आ सकती हैं क्या, फॉर और बाय, ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल होगा, जहाँ पे प्रीपोजिशन होगी वो वहीं की वहीं रहेगी, किसी भी स्थिति में हटेगी नहीं। बातें क्लियर होगी, किसी भी स्थिति में प्रीपोजिशन हटेगी नहीं। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसको अपनी कॉपी में नोट कर लो। ये था हमारा पैटर्न नंबर 3। क्या सीखे हम पैटर्न नंबर 3 से, प्रीपोजिशन हटती नहीं है, जगह भी वहीं की वहीं रहती है। इस चीज़ को अपनी कॉपी में नोट करो। टेक योर टाइम प्लीज। मिटा दूँ मैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है पैटर्न नंबर 4। नेक्स्ट हमारा कौन सा पैटर्न है, पैटर्न नंबर 4, पैटर्न 4, PATTERN, पैटर्न 4। एक छोटी सी बात और बताऊंगा बीच में, पैटर्न 4 पहले इसको क्लियर कर देते हैं, उसके बाद बात करेंगे। पैटर्न 4, पैटर्न 4 कौन सा है, 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाला। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। कैसे, वाक्य के बीच में 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है, और 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो पक्की बात है 2 का तो क्या रहेगा 2, जब ये एक्टिव वॉइस में हो, ये स्ट्रक्चर किस में हो, एक्टिव वॉइस में, और हमें पैसिव वॉइस बनाना पड़े तो 2 का तो क्या रहेगा 2 रहेगा, प्लस फर्स्ट फॉर्म है तो बी की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, इज़ारएम, या फिर खुद बी। 2 के बाद इज़ारएम तो लगा नहीं सकते, तो क्या लगाएंगे बी, और फिर क्या आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, 2B प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। बस ये पैसिव वॉइस बनेगा, क्योंकि पैसिव वॉइस की बेसिक स्ट्रक्चर क्या होती है, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। पॉइंट क्लियर हो रहे हैं ना आप लोगों को। अब छोटा सा एक सेंटेंस लिख के बताऊं मैं बोलूं योर सन इज टू लर्न चेस। 2 नंबर अगर वाक्य लिखूं, आई हैव टू रीड ए नोवेल। 3 नंबर लिखूं, आई एम गोइंग टू कंप्लीट माई प्रोजेक्ट। 4 नंबर देखें, देयर इज नथिंग टू थिंक। 5 नंबर अगर एक वाक्य और देख लिया जाए, 5 नंबर आगे लिख लेता हूँ मैं, ठीक है। 5 नंबर लिखूँ मैं तो जैसे आई एम टू गो देयर। 6 नंबर लिखूँ, सी इज टू कुक फूड।
6 सेंटेंस लिख लिए। आई एम गोइंग वाला सेंटेंस ये इम्पोर्टेंट है। जब एकेडमिक एग्ज़ाम की तैयारी करते थे, यानी कि 10th और 12th में थे या उससे पहले, पासबुक आती थी, संजीव पासबुक, है ना, एक्सीलेंट भी आती थी, उनमें हेडिंग लगी होती थी गोइंग टू वाले वाक्य। गोइंग टू वाले वाक्य थोड़ी हो सकते हैं केवल, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाले वाक्य। और टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को बदला जाता है टू बी थर्ड फॉर्म में। टू प्लस फर्स्ट फॉर्म को किस में बदला जाता है? टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। क्यों बदला जाता है? ये आपको बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म इस पैटर्न से पता चला है। बढ़े आगे, ठीक है। अब देखो, योर सन इज टू लर्न चेस। योर सन इज टू लर्न चेस। क्या है ऑब्जेक्ट? क्या सीखना है? चेस। क्या सीखना है? चेस। तो चेस को उठा लें, पहले बातें क्लियर होगी। तो चेस, अब देखो इज है तो चेस के साथ भी क्या लगेगा? इज लगेगा। ये चेस जो है ये सिंगुलर माना जाएगा अपने आप में। चेस इज, फिर क्या है? टू, फिर मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का कैसे बदलेंगे? बी प्लस थर्ड फॉर्म में। टू बी लर्न्ड, LEARNT, लर्न्ड बाय योर सन। बाय योर सन, समझ में आया ना? फर्स्ट फॉर्म को कैसे बदलेंगे हम? पैसिव वॉइस बी प्लस थर्ड फॉर्म के रूप में। आई हैव टू रीड ए नोवेल। मुझे क्या पढ़ना है? एक नोवेल। आई हैव टू रीड ए नोवेल। तो देखो किसमें, देखो मैंने टू लर्न था ना, इसको बदल दिया मैंने टू बी प्लस लर्न में। ठीक है, ध्यान से इसको देखें तो टू प्लस लर्न को टू बी लर्न में बदल दिया, LEARNT। नेक्स्ट देखते हैं प्यारे बच्चों, आई हैव टू रीड ए नोवेल। तो ए नोवेल, हैव है ना, तो किस में बदल जाएगा? यहाँ पे हैज़ आ जाएगा, क्योंकि आई के साथ तो हैव लगता है, बट ए नोवेल के साथ क्या लगेगा? हैज़ लगेगा। हैज़, फिर क्या है? टू के बाद क्या लगेगा? बी। रीड की थर्ड फॉर्म क्या होती है? रीड ही होती है। ए नोवेल हैज़ टू बी रेड बाई मी। कई बार प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में, बहुत इजी सा होता है, बहुत सिंपल सा होता है, गलत नहीं करना है अपने को। आई एम गोइंग टू कंप्लीट माई प्रोजेक्ट। अच्छा, इस वाक्य को ध्यान से देखो थोड़ा सा। आई एम गोइंग टू कंप्लीट माई प्रोजेक्ट, इसमें मैन क्या है? सब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट क्या है? माई प्रोजेक्ट। माई प्रोजेक्ट, ठीक है। एम है तो प्रोजेक्ट के साथ क्या लगेगा? इज। गोइंग का गोइंग, टू का टू, कंप्लीट का बी कंप्लीटेड, बी कंप्लीटेड। माई प्रोजेक्ट इज गोइंग टू बी कंप्लीटेड, ठीक है, बाई बी। जब इस वाक्य को मैंने चेंज किया है तो बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये बात आई है कि सर जी आपने गलती कर दी। और क्या गलती करने की सोच रहे हो? कि आपने एम गोइंग आया हुआ था जिसको फिर बीइंग कहाँ है? हमें तो बीइंग नज़र नहीं आ रहा है। तो ध्यान से देखो बच्चों, हमने इसका तो पैसिव वॉइस बनाया नहीं है, हमने तो पैसिव वॉइस बनाया टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का पैसिव वॉइस बनाया है। इसका पैसिव वॉइस क्यों नहीं बनाया है? क्योंकि आई एम गोइंग, इसका ऑब्जेक्ट कहाँ है? जिसका ऑब्जेक्ट नहीं है उसका पैसिव वॉइस बनेगा कैसे? भाई इसको मैंने, आपका कहना वैसे सही है ना, कि एम गोइंग आता है ना, एम प्लस आई एन जी फॉर्म आती है, तो फिर उसको इज आर एम प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदल देते हैं, बट इसका ऑब्जेक्ट नहीं है, इसका ऑब्जेक्ट ही नहीं है। ऑब्जेक्ट तो कंप्लीट का है, इसीलिए कंप्लीट का ही बनाना पड़ेगा। जिस वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है उसी वर्ब का पैसिव बनता है। समझ में आ रही है बातें? ठीक है। देयर इज नथिंग टू थिंक, तो इस वाक्य का सीधा बनेगा, ऐसे कई वाक्य में और करवाऊंगा आपको। देयर इज नथिंग टू बी थॉट। टू थिंक का क्या कर दो? टू बी थॉट, टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये सीधा सा इस प्रकार की स्ट्रक्चर है। एंड नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, आई एम टू गो देयर। इस वाक्य ऑब्जेक्ट बताना कहाँ पे है? ये भी तो गोइंग वाली थी, लेकिन इसमें तो ऑब्जेक्ट माई प्रोजेक्ट इज कंप्लीट का आ गया। उसमें बताओ कहीं ऑब्जेक्ट है क्या? कहीं ऑब्जेक्ट नजर नहीं आ रहा। ऑब्जेक्ट की पहचान कैसे करोगे? वॉट और होम के जरिए। ये दो नाम आपको कहीं नजर नहीं आ रहे, इसका मतलब ऑब्जेक्ट है ही नहीं। और जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा ही नहीं, बस सिंपल सी थ्योरी है। एंड सी इज टू कुक फूड, तो फूड इसका ऑब्जेक्ट है। फूड इज टू बी कुक्ड बाई हर। फूड इज टू बी कुक्ड बाई हर, क्योंकि इस कुक का ऑब्जेक्ट है ये फूड। इसमें भी आपको मैं लॉजिक फिर बता दूं, एम गोइंग का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। जानने का कहाँ जाओगे भाई? घर जाओगे तो घर ऑब्जेक्ट थोड़ी है, नहीं है, ठीक है। कहाँ का जवाब मिल रहा है उससे, क्या और कैसे का जवाब तो मिल नहीं रहा, किसी का जवाब। तो इस कंप्लीट का ऑब्जेक्ट है जिस वर्ब के पास ऑब्जेक्ट होता है, यानी कि जो सहक्रमक होती है, शुरुआत में हमने बात की थी ना, सहक्रमक और अक्रमक, उसी का ही हमेशा ऑब्जेक्ट बनता है, पैसिव वॉइस बनता है। तो दोस्तों
ये थी हमारी वॉइस की पहली मैराथन क्लास। ठीक है, आई होप आपको ये क्लास बहुत पसंद आई है, आप इससे बहुत कुछ सीखे हो। इसका सेकंड पार्ट हो रहेगा आगे, पार्ट सेकंड के नाम से वॉइस का, वो नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लाएंगे हम। ये वीडियो आप पूरा देखो, गौर से देखो, हर चीज़ को नोट करो और ध्यान से समझो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।